रिक्वेस्ट इनिशिएट हो लेगा। तो ये फ्रंट एंड का हमारा कॉन्सेप्ट होता है कि यूजर की डिवाइस में होते हैं। फिर हम आते हैं बैक एंड पर। बैक एंड पे हमारे पास क्या होती है? बिजनेस, जिसको हम डोमेन लेयर कह सकते हैं, जिसको हम बिजनेस कह सकते हैं, सर्वर कह सकते हैं, एपीआई कह सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है लॉजिक लेयर, जहाँ पर हम लॉजिक बनाते हैं। लॉजिक एक्चुअली में क्या होती है? अगर मेरे पास कोई बैंक की एप्लीकेशन है तो मेरे पास लॉजिक्स क्या है? अकाउंट ओपनिंग, यूजर ऑन बोर्ड जिसको हम कहते हैं, इसकी एक पूरी लॉजिक बनेगी। मतलब ये बिजनेस है, जब अकाउंट ऑन बोर्ड हो जाएगा तो किसी प्रोडक्ट के साथ इन्वॉल्व होगा, इसकी एक पूरी लॉजिक होगी। फिर क्या होगा? अकाउंट, ये हमारे पास बाकी ऑपरेशंस होंगे, जैसे कि फंड ट्रांसफर। और क्या होगा हमारे पास? हमारे बिल पेमेंट एक होगी। और क्या होगा? हमारे पास लोन रेजिग्नेशन सिस्टम होगा। और क्या होगा हमारे पास? इसी तरीके से हमारे पास बेहतर ऑप्शन है। ये जो सारी चीजें मैं लिख रहा हूँ ये बिजनेस है। अब मैंने अपनी तरफ से यूबिक्विटस लैंग्वेज यूज करी, मैंने खुद ही से नाम कंसीडर कर दिया कि भाई यूजर ऑन बोर्ड, प्रोडक्ट इन्वॉल्वमेंट, फंडर, फंड ट्रांसफर, बिल पेमेंट, लोन और बाकी सारी चीजें। एक अकाउंट रिकंसिलिएशन भी लिखा है। एक हमारे पास सेटलमेंट भी आ जाता है। सेटलमेंट की विंडो अलग होती है, उस पर जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास बिजनेस के डोमेन्स होते हैं। जब हम किसी, मैंने क्या करा यहाँ पर कुछ भी डमी कोड लिखा, और यहाँ पर फास्ट रिपे के कैलकुलेटर बना दिया। ठीक है, ये जो मेरा डमी लिखा हुआ कोई कोड है या कोई भी कॉन्सेप्ट है मेरा कोडिंग, क्या ये बिजनेस है? यस और नो? लेकिन हम फास्ट रिपे से क्या लिखते हैं? एपीआई लिखते हैं, बैकएंड लिखते हैं। आर्किटेक्चर में तो हम बैकएंड पे क्या लिखते हैं? बिजनेस लिखते हैं, लॉजिक लिखते हैं, जो हमारा एक्चुअली में काम है। लेकिन ये क्यों बिजनेस नहीं है? ये कोई बाउंडेड कॉन्टेक्स्ट नहीं है, इसकी कोई बिजनेस बाउंड्रीज नहीं है। कुछ भी डमी लिखा। बिजनेस बाउंड्रीज कब होंगी? जब मैं कोई प्रॉपर कोई यूबिक्विटस वर्ड यूज करूं कि भाई यूजर ऑन बोर्ड, यूजर का अकाउंट ओपन करना, हम भी कहेंगे ये बिजनेस है। प्रोडक्ट की इन्वॉल्वमेंट है, फंड ट्रांसफर है, बिल पेमेंट है, हम ये कहेंगे बिजनेस की बात है। तो अभी के केस में हम ई कॉमर्स को लेके चलते हैं, क्योंकि ई कॉमर्स की एग्जांपल आप बहुत ज्यादा अच्छे से रिलेट करेंगे। ई कॉमर्स तो काफी टाइम से काम करते हैं। ई कॉमर्स में हमारे पास बिजनेस क्या क्या होता है? नाम बताया। एड टू कार्ड एक बिजनेस हो गया हमारा। चेकआउट हो गया जिसके पेमेंट होती है। फिर हमारे पास शिपमेंट हो गया। तो ये हमारे स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल है। क्या एड टू कार्ड एक अलग बात, अलग बिजनेस है, चेकआउट एक अलग बिजनेस है, या सेम है दोनों? ये दोनों अलग अलग बिजनेस है। मेरे पास चेकआउट का एक अलग फीचर है, अलग बिजनेस है, एड टू कार्ड का एक अलग बिजनेस है, शिपमेंट एक अलग बिजनेस है। तो तीनों, इन तीनों की बाउंड्रीज जो है वो क्या है? स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग मतलब अलग अलग है। बाउंड्रीज वीक मतलब कि दोनों चीजें सेम ही ऑलमोस्ट है, करीब करीब। बाउंड्रीज स्ट्रॉन्ग मतलब एड टू कार्ड का काम डिफरेंट है, चेकआउट का काम डिफरेंट है, शिपमेंट का काम डिफरेंट है। शिपमेंट के लिए शिपमेंट वाली कंपनी को मुझे लेकर आना पड़ेगा, उसको प्रोडक्ट देनी पड़ेगी, वो प्रोडक्ट को डिलीवर करेगी, वो एक अलग बिजनेस है पूरा, उसकी अलग रिक्वायरमेंट्स है। पेमेंट का एक अलग प्रोसेस है कि पेमेंट का मेथड होगा, बैंक में पेमेंट ट्रांसफर होगी, पेमेंट को चेक होगी। एड टू कार्ड का एक अलग ऑप्शन है, इन्वेंटरी से भी प्रोडक्ट निकलेगी, एड टू कार्ड होगी, आगे अगर पेमेंट प्रोसेस होगी आगे जाएंगे। तो ये तीनों स्ट्रॉन्ग, इनकी बाउंड्रीज क्या है? स्ट्रॉन्ग है। तो जब भी हमने तीनों, हम यहाँ पे ई कॉमर्स भी तो बोल सकते थे, हम ये भी बोलते थे ई कॉमर्स, लेकिन ई कॉमर्स में क्या, तो हमें बिजनेस बाउंड्रीज बतानी पड़ेगी। ये हमारा बाउंडेड कॉन्टेक्स्ट है, एड टू कार्ड है, चेकआउट है, शिपमेंट है, और भी होगी तो मदद करते हैं। अब चेकआउट के अंदर आएंगे तो मजीद चीजें आ जाएंगी। फिर पेमेंट इनिशिएट, ये एक सर्विस होगी जो पेमेंट इनिशिएट करती होगी, एक सर्विस होगी जो पेमेंट प्रोसेस करती होगी, एक सर्विस होगी जो पेमेंट सक्सेस का स्टेटस बताती होगी, या तो पेमेंट फेल का स्टेटस बताएगी, एक सर्विस होगी जो पेमेंट रिफंड करती होगी। ये
अब ये सारे जो है अलग अलग बिजनेस है या सेम बिजनेस बाउंड्रीज में आ रहे हैं, जिसको हमने कहा रख दिया चेकआउट। हम कह रहे हैं इसका बाउंडेड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग है, किसका? चेकआउट का। चेकआउट में बाकी चीजें आ रही है। एड टू कार्ड इसमें मिक्स कर सकते हैं हम यहाँ पर, दोनों अलग अलग बिजनेस, इसके अंदर मिक्स नहीं करना अलग। तो एक तो हम हो गई हमारी थोड़ी सी बिजनेस डिस्कशन, ये बिजनेस किस तरीके से हमारा सेपरेट होगा। अब हम सेकंड स्टेप पर, अब हमें हमारी टीम है एड टू कार्ड पे काम करना है, चेकआउट पे काम करना है, शिपमेंट पे काम, हमें प्रोडक्ट पे वर्किंग करनी है। अलग अलग टीम है, जाने एड टू कार्ड की अलग टीम लगी है, उस पे कोड लिख लिया, चेकआउट की अलग टीम है, उनका काम अलग है, पेमेंट से रिलेटेड है, पेमेंट आप कैसे होगी। शिपमेंट एक अलग टीम है जो शिपमेंट से रिलेटेड सारी चीजें बना रही, डेवलप कर रही है, डेवलपर की बात है। अगर ये बना हुआ कोड आप किसी टीम में जाए, उस टीम में पहले से एड टू कार्ड, चेकआउट, शिपमेंट और आपने किसी स्पेसिफिक बिजनेस के ऊपर काम करना हो, तो मुझे ये बताएं तीनों एक सिंगल फास्ट एपीआई का प्रोजेक्ट के अंदर होंगी या अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं? अभी फिलहाल जो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं एक ही प्रोजेक्ट होगा फास्ट एपीआई का, जो भी इनिट करके हमने बनाया होगा। उस प्रोजेक्ट के अंदर हमने मल्टीपल एंड पॉइंट बनाए, बोलेंगे एड टू कार्ड, चेकआउट, चेकआउट के डिटेल एंड पॉइंट होंगे, इनिशिएट का, प्रोसेस का, सक्सेस, फील्ड एंड ऐसा ही है, लेकिन प्रोजेक्ट हमारा एक ही है। अभी हम फ्रंट एंड की बात थोड़ी देर के लिए नहीं कर रहे, हमारे लिए फ्रंट एंड क्लाइंट हो गया, यूजर हो गया, मतलब जो यूजर रिक्वेस्ट भेजता है उसको हम फ्रंट एंड कंसीडर कर लेते हैं। तो अभी हम बैक एंड की और डेटाबेस की बात करें। अब हमें डेटाबेस की लेयर क्यों चाहिए होती है? क्या रीजन? डेटा स्टोर करके हम डेटाबेस में रखेंगे। एक्चुअली डेटा टियर ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एक सॉफ्टवेयर होता है, जैसे हम पोस्टग्रेस यूज कर रहे हैं। पोस्टग्रेस में क्या करते हैं, हमारा जो भी बिजनेस का डेटा होता है, प्रोडक्ट सेल हो रही है, प्रोडक्ट की पेमेंट आ रही है, प्रोडक्ट इनिशिएट हो रही है, मतलब एड टू कार्ड हो रही है, उस प्रोडक्ट की डिटेल हम डेटाबेस में रखते हैं ताकि वो लॉन्ग टर्म परसिस्टेंट है। हम उसको बाद में क्यूरी लगाकर देख सकेंगे उसमें डेटा क्या है, किसने क्या बाय करा था, ये हमारे पास डेटा होना चाहिए। अभी जो हमारे पास आर्किटेक्चर होता है, जो यहाँ पर देख भी रहे हैं थोड़ी देर के लिए, ये हमारा यूजर हो गया। आप वो फ्रंट एंड बोलते हैं, आपको भी डेटा भी हम सपोज करते हैं यूजर की रिक्वेस्ट आ रही है। ये हमारा यूजर हो गया, ठीक है। इस यूजर ने किसको रिक्वेस्ट करा? हमारी बिजनेस सर्विस को। बिजनेस सर्विस हमारी क्या क्या हमारे पास क्या बना हुआ है? चेकआउट बना हुआ है, या एड टू कार्ड कर देते पहले। और क्या हमारे पास बना हुआ है? चेकआउट है, और थर्ड नंबर पे शिपमेंट। ये हमारा तीन ऑपरेशन एक सिंगल प्रोजेक्ट में हो रहे हैं। आप डेटाबेस भी चाहे इसके साथ हो, डेटाबेस भी लगाना चाहिए, डेटाबेस भी आ गया। यूजर रिक्वेस्ट करता है किसी न किसी एपीआई के एंड पॉइंट को, वो चलता है। फिर यूजर रिक्वेस्ट करता है चेकआउट को, वो चलता है। यूजर रिक्वेस्ट करता है शिपमेंट को, वो चलता है। या यूजर यहाँ पर रिक्वेस्ट करता है, आप मैनेज कर रहे हो, इन सबके उस पूरी एप्लीकेशन के साथ एक डेटाबेस है। ये जो हमारा सिंगल प्रोजेक्ट वाला पर्सपेक्टिव है, जिसको हम बोलते हैं मोनोलिथिक आर्किटेक्चर। ये हमारा एक मोनोलिथिक आर्किटेक्चर है, जो एक स्टैंडर्ड हम यूज करते हैं। और कहीं पर ये बहुत जबरदस्त है और कहीं पर ये जबरदस्त नहीं है। अब इसके अलावा दूसरा काम हम क्या करें? हमारे पास एक ऑप्शन है, हमें ये पता है हमारे पास टोटल 3 डिफरेंट बिजनेस है, एड टू कार्ड, चेकआउट और शिपमेंट। इन तीनों को हम सेपरेटली चलाएं। अगर हम अच्छे लेवल पे प्रोग्रामिंग और डेवलपमेंट करें अच्छे प्लान के साथ, हम क्या करते हैं, एड टू कार्ड, चेकआउट और शिपमेंट के 3 डिफरेंट प्रोजेक्ट बनाते हैं। और इन 3 डिफरेंट प्रोजेक्ट बनाने के साथ साथ हम यहाँ पर डेटाबेस भी लगाते हैं, डीबी किसका? एड टू कार्ड का, चेकआउट का, शिपमेंट। ये तीनों डेटाबेस हमारे पास सेपरेट। हमने क्या करा, हमने सर्विस ही अलग कर दी, प्रोजेक्ट ही अलग कर दिया। एड टू कार्ड का प्रोजेक्ट अलग बना, चेकआउट का अलग बना, शिपमेंट का अलग बना। अब यूजर हमारे पास आता है, वो रिक्वेस्ट करता है यहां से। अभी यूजर रिक्वेस्ट कैसे करेगा इसको हम अभी बात करेंगे।
अब ये वाला जो पर्सपेक्टिव है हमारा भी, ये कौन सा आर्किटेक्चर, इसका नाम है माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर। माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर में एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं, हमने सर्विस को अलग अलग बना दिया। अब मुझे क्या बताया, मुझे कैसे पता मुझे 3 सर्विस को अलग बना, मैंने 6 क्यों नहीं कर दी, 5 क्यों नहीं बनाई, 3 ही क्यों बनाई, और सिर्फ एड टू कार्ड चेकआउट और शिपमेंट ही क्यों बनाया? क्योंकि तीनों की बिजनेस बाउंड्रीज क्या है, स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग मतलब ये अलग है, ये अलग है। स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या, स्ट्रॉन्ग का मतलब ये नहीं है दोनों साथ जुड़े। स्ट्रॉन्ग का मतलब है एड टू कार्ड एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस है, उसको चेकआउट से डायरेक्ट कोई लेना देना नहीं है, वो अपना काम करके खत्म कर देता है। चेकआउट एक खुद एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस है, उसकी बाउंड्रीज अपनी है और शिपमेंट की बाउंड्रीज अपनी है। बाउंड्रीज वीक कब होती है, जब चेकआउट शिपमेंट के साथ कुछ बातचीत कर रहा होता है, दोनों एक दूसरे पर कहीं ना कहीं से कोलैबोरेट कर रहे होते, तो अपना हम बाउंड्री नहीं बना सकते, अपना काम लिखो देते, बाउंड्री हमें वीक रखनी पड़ती है। हाँ, चेकआउट के अंदर पेमेंट इनिशिएट हो रही है, पेमेंट प्रोसेस हो रही है, पेमेंट सक्सेस हो रही है, उनकी बाउंड्रीज क्या है आपस में, स्ट्रॉन्ग है या वीक है? वीक है। तो स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज में इसीलिए हमने सब कुछ चेकआउट में, तो चेकआउट एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री। तो यहाँ से हमने डिसीजन लिया कि माइक्रो सर्विस 3 बनाना है, और माइक्रो सर्विस का रूल है कि जितनी सर्विस होंगी उसका डेटाबेस लगाओ, एक डेटाबेस के साथ आप मर्ज नहीं कर सकते। अब आपका एक सवाल होगा, तो क्लाइंट है, ये तो फ्रंट एंड है, तो यूजर है, ये किसको रिक्वेस्ट करेंगे? आप क्या एड टू कार्ड को रिक्वेस्ट करेंगे? फिर एड टू कार्ड जब हो जाएगा वो क्या खुद चेकआउट को रिक्वेस्ट करेगा? जब चेकआउट हो जाएगा क्या वो खुद शिपमेंट को रिक्वेस्ट करेगा? यस और नो? कितने लोग, आप मुझे वोट सबके चाहिए, न्यूट्रल पार्टी आज नहीं चल सकती, कोई ना कोई पार्टी ज्वाइन करनी पड़ेगी। मुझे बताएं कितने कह रहे हैं ये तरीका सही नहीं है? कितने लोग कह रहे हैं यही तो तरीका है, इसके अलावा क्या तरीका? अभी भी न्यूट्रल लोग बैठे हैं। मुझे ये बताएं, आपके पास एक डिपार्टमेंट है एड टू कार्ड का, आपके पास एक डिपार्टमेंट है चेकआउट का, आपके पास एक डिपार्टमेंट है शिपमेंट। डिपार्टमेंट मतलब आपने 3 काउंटर बनाए, एक एड टू कार्ड करता है, आपकी शॉप है, एक चेकआउट करता है, एक शिपमेंट करता है। यूजर किसके पास आया सबसे पहले? एड टू कार्ड के पास। अब एड टू कार्ड खुद चेकआउट वाले काउंटर को बोलेगा भाई प्रोडक्ट इन्होंने लिए, इनका पेमेंट ले लो। फिर चेकआउट वाला बोलेगा शिपमेंट को भाई पैसे आ गए, इनको पैसे पहुंचा दो। क्या ये तरीका होगा? यस, यस वाले हैंडल्स करें। वो कितने लोग कह रहे हैं नो, ये तरीका सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि हमने कॉम्प्लेक्सिटी बना दी, हमने आर्किटेक्चर तो है ही नहीं, इसको आर्किटेक्चर नहीं बोल सकते। अगर ऐसा हमने करा तो उसका मतलब है हम विदाउट आर्किटेक्चर के काम कर रहे हैं, ऐसे कि ना, इसका मतलब आर्किटेक्चर आपके पास एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो ये तरीका आपका रॉन्ग है। फिर हमने माइक्रो सर्विस अलग अलग क्यों बनाई? हमें पहली बात एक फायदा तो हुआ, यहाँ पर हमारे पास स्प्रिंट मिलता था। अब आप लोग क्या करें, जो मैं वर्ड भी बताते जा रहा हूँ उसको मार्क भी करते हैं, मैंने अभी तक अच्छे खासे वर्ड यूज कर लिया। जब आपको डेवलपर का स्प्रिंट मिलता था, सपोज करें 15-20 दिन का स्प्रिंट होता था, डेवलपर की टीम होती थी, उसको बोलते थे कि काम आप लोगों ने करना है, ये सारे टास्क। डेवलपर अपनी टाइमलाइन देते थे कि हाँ ये काम हम 15 दिन में करेंगे, तो 15 दिन का स्प्रिंट बन जाता। वो काम क्या होता था भाई, एड टू कार्ड चेकआउट शिपमेंट का काम। आप सपोज करें आप इस डेवलपमेंट की टीम में, तो जैसे आपको प्रोजेक्ट मिलेगा, कोड बेस मिलेगा, आप कोड बेस को इमेजिन क्या करेंगे, किस तरह का कोड बेस होगा? अभी आप इमेजिन अगर करें कोड बेस कैसा होगा, तो आपको लग रहा होगा कॉम्प्लेक्स कोड बेस, बहुत सारी चीजें होंगी, शिपमेंट, एड टू कार्ड, चेकआउट। और रियलिटी में भी ऐसा होगा, जब आपको एक कोड बेस मिलेगा तो बहुत ज्यादा मिक्स एंड मैच होगा, बहुत सारी चीजें होगा। एड टू कार्ड वाला काम करेगा, चेकआउट से डिस्टर्ब होगा, चेकआउट वाला शिपमेंट से डिस्टर्ब होगा। तीनों टीम अलग होंगी, तो आपस में कोलैबोरेशन में होगी कि भाई आपने क्या करा, मैंने क्या करा, मेरे पास एरर आ रहा है, आप अपने पास चेक करो। सबके एड टू कार्ड अलग है, चेकआउट अलग है, शिपमेंट अलग है। तो टीम की वेलोसिटी जो है वो रिड्यूस होगी, मतलब वेलोसिटी जितने कम टाइम में टीम जितना ज्यादा काम कर सकती थी वो रिड्यूस हो रही है, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्सिटी में एंगेज होता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रोजेक्ट ही अलग है, एड टू कार्ड वाले का। अब आप अगर एड टू कार्ड की टीम में हो जो सिर्फ एड टू कार्ड का काम कर रही है, आपको कोड बेस मिला, आप इमेजिन करें कोड बेस कैसा होगा। सिंपल सा कोड बेस आपको माइंड में आ रहा होगा, एक फंक्शन होगा एड टू कार्ड का, बहुत ज्यादा उसमें पैरामीटर्स होंगे, ये होगा, बहुत सिंपल सी चीज होगी। यहाँ पर क्या होगा, आपकी वेलोसिटी बढ़ेगी, आप कम टाइम में ज्यादा काम प्रोड्यूस कर सकते हैं, आपके वहाँ कॉम्प्लेक्सिटी खत्म होगी, बिजनेस के लिए इजी होगा। आर्किटेक्चर भी हमारा माइक्रो सर्विस है, लेकिन सिर्फ इतना होना काफी नहीं है। अब सिर्फ क्या इतनी सी वजह के लिए हम ये काम करें, ये तो एक छोटा सा इसका बेनिफिट है।
अभी तो हमारे पास प्रॉब्लम ये है, यहाँ पर हमारा मोनोलिथिक था, एक ही कोड था, तो यूजर की रिक्वेस्ट आती थी, अलग अलग एंड पॉइंट होते थे, हम मैनेज कर लेते। यहाँ पर हम कैसे मैनेज करें? तो यहाँ पर हमारे पास कुछ ट्रांजेक्शन्स के पैटर्न आते हैं। एक हमारे पास पैटर्न आता है ऑर्केस्ट्रेटर। ऑर्केस्ट्रेटर ऑर्केस्ट्रेटर के पैटर्न में क्या होता है? ये ऑर्केस्ट्रेटर है। ये ऑर्केस्ट्रेटर क्या करेगा? ये यूजर जो है किसी ऑर्केस्ट्रेटर को कहेगा ये भाई एक्सपायरी डेट जो है, ऑर्केस्ट्रेटर और यूजर की कन्वर्सेशन चलेगी आपस में। इस ऑर्केस्ट्रेटर के बाद अथॉरिटी होगी, ये कॉल करेगा किसको? एड टू कार्ट को, चेकआउट को, शिपमेंट। और ये जो कॉल होगी ये होगी एचटीटीपी। एचटीटीपी मतलब जो हमारी एचटीटीपी की स्टेटलेस, एचटीटीपी आपको नजर आया ना, आप स्टेटलेस समझ जाएगा, स्टेटलेस की बात है, ठीक है। ये हमारे पास एक स्टेटलेस हो रही है, मतलब हमारे पास रेस्टफुल एपीआई होगी। अब ऑर्केस्ट्रेटर के पास खुद तो कोई टीपी है नहीं, एड टू कार्ड है, चेकआउट है, शिपमेंट है, अलग मार्केशन और कुछ। अब मुझे ये बताएं, जब हम फ्रंट एंड डेवलपर थे तो हमारे पास चीजें बनी बनाई मिलती थी, हमें एपीआई मिलती थी। और जब हम बैकएंड डेवलपर बने, अब हमें कुछ भी बना नहीं है। अब एक डॉट भी है ना, या तो हमें बनाना है या कहीं से लेकर आके यूज करना। तो ये ऑर्केस्ट्रेटर है, ये कोई मैजिक नहीं होगा। एड टू कार्ड का कोड आपने फास्ट एपीआई में लिखा, चेकआउट का कोड आपने फास्ट एपीआई में लिखा, शिपमेंट का कोड आपने फास्ट एपीआई में लिखा, तो ऑर्केस्ट्रेटर का कोड भी आप किसमें लिखेंगे? अभी हम सपोज करते हैं फास्ट एपीआई में कोड लिखेंगे, मतलब इसकी भी कोडिंग करनी है कि एक ऑर्केस्ट्रेटर है, उसके बाद यूजर की रिक्वेस्ट आती है, फिर वो आके दूसरी सर्विस को कॉल करता है। अगर एड टू कार्ड डायरेक्ट चेकआउट को कॉल कर देता तो ये आर्किटेक्चर क्या हो जाता? खराब हो जाता। ऐसा तो कोई आर्किटेक्चर होता ही नहीं, ठीक है। इसीलिए हमने क्या करा, ऑर्केस्ट्रेटर की प्रॉपर लेयर बनाई। हमने कहा ऑर्केस्ट्रेटर एड टू कार्ड को कॉल करेगा, चेकआउट करेगा, ना कि एड टू कार्ड चेकआउट को कॉल मारे। आर्किटेक्चर तो एटलीस्ट एग्जिस्ट है ना हमारा। इस ऑर्केस्ट्रेटर के आर्किटेक्चर में हमें कुछ चीजें अचीव हो रही हैं और कुछ चीजें हमें अचीव नहीं हो रही। अब इसका डिसीजन कौन लेगा? अब मैं आप लोगों को वन बाय वन बता दूं। ये जो एचटीटीपी कॉल होती है, ये बहुत ज्यादा स्ट्रांगली कंसिस्टेंट कॉल होती है, बहुत ज्यादा स्ट्रांगली कंसिस्टेंट कॉल होती है। स्ट्रांगली कंसिस्टेंट कॉल कैसे होती है? एचटीटीपी कॉल का मतलब है मैंने आपको मोबाइल पे कॉल मिलाई, आपने मेरी कॉल नहीं उठाई तो काम ही नहीं हो, उसको मैं कहूंगा टाइम आउट। टाइम आउट मतलब कोई जवाब ही नहीं आया, ना हाँ का ना का। अगर आपने कॉल उठाई तो कॉल डायल में करने का टाइम होता है ना कॉल का, ऐसा तो नहीं है कि कॉल चलती रहती। कॉल में डायल करूंगा, अगर आपने नहीं उठाई कॉल मिस हो जाएगी। अगर आपने विद इन अ टाइम कॉल उठा ली तो मैं आपसे सवाल पूछूंगा, आप मुझे जवाब देंगे। हो सकता है मैं आपसे सवाल पूछूं, क्या पूछूं भाई? एड टू कार्ट की प्रोडक्ट है, यहाँ पे आ गई एड टू कार्ट की प्रोडक्ट एड हो गई, चलिए। फिर मैंने सवाल पूछा भाई चेकआउट पेमेंट इनिशिएट कर दो, तो क्या जवाब दिया? पेमेंट इनिशिएट हो गई, ठीक है। अगर मैं जवाब नहीं दिया तो मेरे पास जवाब कुछ नहीं आया, मैं दोबारा कॉल मिलाऊंगा, फिर दोबारा मिलाऊंगा, फिर सुबह टाइम मिलाऊंगा, खामोश बैठूंगा, जवाब ही नहीं, ऐसे ही होगा। लेकिन अगर पेमेंट के अंदर भी दो चीजें, पेमेंट इनिशिएट हो गई, वो पेमेंट सक्सेस हो गई, फिर मैं पेमेंट इनिशिएट हो चुकी है, लेकिन पेमेंट का जो प्रोसेस चल रहा है बैकग्राउंड पे वो चलेगा, फिर पेमेंट सक्सेस हुई नहीं, उसमें लगता है टाइम, हो सकता है 1 मिनट लगे, 2 मिनट लगे, 10 मिनट लगे। ये ऑर्केस्ट्रेटर जो है ये मल्टीपल टाइम चेकआउट की पेमेंट सक्सेस या पेमेंट की सर्विस को स्टेटस को कॉल करेगा, देखने के लिए पेमेंट आ गई, वो जवाब क्या आएगा? अभी नहीं आई, या तो जवाब आएगा कुछ भी नहीं, मतलब टाइम आउट, जवाब ही नहीं आ रहा। फिर वो 5 मिनट बाद चेक करेगा, फिर 5 मिनट बाद चेक करेगा, हो सकता है विदिन आवर वो ये बताया कि हाँ भाई पेमेंट सक्सेसफुली रिसीव हो गई है। फिर वो क्या करेगा ऑर्केस्ट्रेटर? इस शिपमेंट को कॉल लगाएगा, हाँ भाई पेमेंट सक्सेसफुली रिसीव हो गई, प्रोडक्ट जो शिप कर। अभी हम एक इमेजिनेशन कर रहे हैं आर्किटेक्चर पर्सपेक्टिव, ठीक है। अभी तो एचटीटीपी कॉल है, स्ट्रांगली कंसिस्टेंट है। स्ट्रांगली कंसिस्टेंट मतलब मैंने कॉल मिलाई, मेरे पास कोई आउटडेटेड डेटा नहीं है, मेरे पास लेटेस्ट डेटा है, या तो कॉल उठाई तो जवाब आ गया, या तो जवाब नहीं आया। मैं कॉल मिलाऊंगा, कॉल अगर उठाई तो राइट अवे जवाब आया उसी वक्त, उसी कॉल पे। ये स्टेटलेस कॉल होती है, क्योंकि अगर इन केस मैंने आपसे सवाल पूछा, आपने मुझे जवाब नहीं दिया, या आपने जवाब दिया जब तक कॉल हमारी कट हो चुकी, कॉल का भी तक ड्यूरेशन होगी, तो वो जवाब मेरे पास पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा?
नहीं पहुंचेगा, वो जवाब बेस्ट हो। क्यों? क्योंकि HTTP स्टेटलेस है, स्टेटलेस का हम आपको यहाँ से कॉन्सेप्ट दे। जब हमारे लिए फंक्शन है, जब हम कॉमनली कोई भी फंक्शन जैसे कि डमी फंक्शन, हम एक फंक्शन कॉल करते हैं, सपोज क्या है, ये फंक्शन मैंने कॉल करा, तो बैकग्राउंड पे वर्किंग क्या होती है मुझे पता है। फंक्शन स्टेटलेस होता है, स्टेटफुल होता है। कितने लोग कह रहे हैं फंक्शन जो है स्टेटफुल है? कितने लोग कह रहे हैं फंक्शन स्टेटलेस है? स्टेटफुल वालों का मैंने हैंड देख लिया जिन्होंने स्टेटफुल पे रेस्ट करा था, और मुझे पता लग गया कि आप लोग से शायद हो सकता है आप पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन आप सब क्लास में बैठने आते हैं, पढ़ाई उस लेवल पे नहीं करते, क्योंकि ये वो वर्ड है जो शायद हमने 100 बार बताया हो। ठीक है, वो मैंने देख लिया किस चीज में हैंडल कर, लेकिन कोई बात नहीं, कोशिश कर लेता हूँ दोबारा आपको अच्छे से पढ़ाने। स्टेट का मतलब क्या होता है कि मेरे पास कॉल आई, सामने वाले ने मुझसे कोई बात करी, मेरे पास वो कॉल रिकॉर्ड है कि इसने क्या बात करी, कौन आया था, कब आया। जब वो दूसरी बार आएगा तो मुझे पता होगा ये बंदा पहले भी आ चुका है, ये दूसरी बार। स्टेट मतलब मैंने कहीं डेटा परसिस्ट करा, सेव कर। स्टेटलेस क्या होगी कि मुझे लोगों ने कॉल, किसने भी कॉल मिलाई, मेरा सवाल सुना, जवाब दिया, उसने जवाब सुना नहीं सुना वो उसका मतलब, वो बीच में कट हो गया वो उसका मतलब, वो दोबारा कॉल करेगा, दोबारा पूछेगा, मैं दोबारा बता दूं, 10 बार कॉल करेगा 10 बार बता दूं। मुझे इससे लेना देना ही नहीं, वो 10वीं बार कॉल करना, मेरी न्यूज़ की हर एक कॉल एक नई कॉल होगी, मुझे इससे लेना देना ही नहीं, मैं अपने स्टेट सेव नहीं होगा। तो ये तो HTTP कॉल है, जब मैं कॉल की स्टेटस चेकआउट को कॉल करता था ये देखने के लिए कि पेमेंट आई नहीं आई, तो वो 2 बार करता था, फिर 5 मिनट बात करता था, फिर 5 मिनट बात करता था। चेकआउट को उससे लेना देना ही नहीं, 10वीं बार आया। उसके बाद जवाब होगा तो वो दे देगा, जवाब नहीं होगा तो वो, या तो आपने कोडिंग अच्छी करी है तो आप ये बोल दीजिए नहीं आई, कोडिंग खराब करी है तो वो सवाल पूछेगा, जवाब ही नहीं जाएगा, टाइम आउट हो जाएगा। दोनों में से कोई एक केस होगा, या तो जवाब जाएगा ना का, या तो कुछ भी नहीं जाएगा। अब ये फंक्शन स्टेटलेस कैसे होता है? जब ये फंक्शन हमारे पास इनिशिएट होता है, चलता है, रन होता है, तो एक्चुअली में बैकग्राउंड पर वर्किंग क्या होती है? आपके पास आपके लैपटॉप पे, मतलब आपके हार्डवेयर पे, आपके सिस्टम पे, या फिर CPU, रैम, नेटवर्क होता है, तो आपके रैम में एक स्टैक मेमोरी एक्टिवेट, स्टैक ओपन होता है। स्टैक क्या होता है? स्पेस, जगह। ये जो फंक्शन है ये अपना सारे काम इस जगह पे कर रहा होता है, जो स्टैक ओपन करना है उसने जगह ली है, उस जगह पे कर रहा होता है। और जैसे इस फंक्शन का रिटर्न आता है, ये फंक्शन कंप्लीट हो जाता है, तो रिटर्न के साथ साथ क्या होता है? स्टैक क्या हो जाता है? क्लोज होकर एम्प्टी हो जाता है, इसका गार्बेज कलेक्टर चलता है और वो उसको एम्प्टी कर देता है, खत्म हो जाता है। मतलब वो डेटा कहीं पर एग्जिस्ट नहीं करता है। वो जब फंक्शन चला था उसी दौरान उसने टेम्परेरी जगह ली थी, अपना काम करा, मतलब रैम में उसको एक स्टैक मिला, उसने उसमें अपना काम करा और चले गए। इसीलिए स्टेटलेस है। तो इसीलिए फंक्शन को जो कॉल करता है, फंक्शन उसको अपना रिटर्न दे देता है, क्योंकि फंक्शन अपने पास कहीं पर भी उसको प्रोसेस नहीं कर रहा होगा, वो बेस्ट हो जाता है। तो जिसने कॉल करा उसके बाद रिटर्न आ जाएगा, उसके बाद जवाब आ जाएगा जिसने उसको इस फंक्शन को चलाया है। ठीक है, ये तो हमारे लिए नॉर्मल सी बात होगी। अब ये जो हमारे पास एपीआई कॉल होती है, ये एपीआई भी एक्चुअली में बैकग्राउंड पे इसी तरह फंक्शन को कॉल करती है। तो इसीलिए एपीआई में हमारे पास स्टेटलेस आ रही है, उसके पीछे हमारे पास बैकग्राउंड पे डेटा प्रोसेस नहीं है। और क्योंकि ये डेटा स्ट्रांगली कंसिस्टेंट होता है, स्ट्रांगली कंसिस्टेंट होता है, जिस टाइम पे जो बात हुई मैंने डायरेक्ट आके बता दी विदाउट एनी डिले, जिसको हम कहते हैं रियल टाइम। तो मैंने क्या वर्ड आप लोगों को बताया, आप लोगों ने रिपीट करना है वर्ड, क्या बताया मैंने आपको? बताया स्ट्रांगली कंसिस्टेंसी। क्या बताया? ठीक, इसका मतलब क्या है? रियल टाइम डेटा, जो ये अभी हो रहा है, ये जो HTTP कॉल कर रहा है, ये रियल टाइम डेटा है। अब मुझे ये बताया एड टू कार्ट, चेकआउट और शिपमेंट, क्या ये तीनों एक साथ चलेंगे? जो लोग खामोश बैठे हैं उनको भी पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, पता है एक साथ चलेंगे? क्या ये अलग अलग कैसे चलेंगे? मतलब स्टेप्स में चलेंगे। एड टू कार्ट पहले होगा, फिर चेकआउट होगा, अगर पेमेंट आ गई सक्सेसफुली तो शिपमेंट होगी, पेमेंट नहीं आई तो शिपमेंट नहीं। ये जिम्मेदारी किसकी और किसके? अब ये जो स्टेप चल रहे हैं, एड टू कार्ट, चेकआउट और शिपमेंट, जब जहां पर स्टेप्स आ जाते हैं किसी भी फ्लो में, उसको हम बोलते हैं वर्कफ्लो।
वर्क फ्लो क्या है? डिपार्टमेंट आएगा, पहले ये डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट, स्टेप्स का। तो इस वर्क फ्लो को कौन संभाल रहा है? ऑर्केस्ट्रेटर संभाल रहा है कि भाई इंट्रो कार्ड करना है, टेक आउट करना है, शिपमेंट करना है, ये इसको संभाल रहा है। लेकिन ऑर्केस्ट्रेटर के पास खुद कोई डेटाबेस नहीं है, तो वो क्या कर रहा है? एपीआई को कॉल कर करके देखता है, वहां से संभाल तरह से डेटा बताता है, बार बार एपीआई से देख के बताता है। अब इस आर्किटेक्चर में एक अच्छी बात है, वो है स्ट्रांगली कंसिस्टेंट, कि इस ऑर्केस्ट्रेटर के पास कोई आउटडेटेड डेटा नहीं है, तो पुराना डेटा नहीं है। उसके बाद हमेशा लेटेस्ट डेटा होता है, कि मैं खुद ही उसी में कॉल मिलाकर उसी में पूछ लेता हूँ। आप अगर मुझसे कोई सवाल पूछें कि भाई इस चीज का क्या स्टेटस है, मैं अपनी कोई डायरी में चेक नहीं करूँगा, मैं डायरी में देख के बताऊँ। नहीं, मैं क्या करूँ, डायरेक्ट उस डिपार्टमेंट में कॉल मिलाऊं, भाई स्टेटस बताओ, दोनों स्टेटस बताया, ये स्टेटस, उसको बोलते स्ट्रांगली कंसिस्टेंट। अगर मैं कहीं डायरी में चेक कर रहा था, हो सकता है पीछे डेटा चेंज हो गया होता, हमारे पास पुराना होता, तो ये स्ट्रांग तो नहीं हुआ। तो यहाँ पर ये स्ट्रांगली कंसिस्टेंट है, ऑर्केस्ट्रेटर बार हमेशा कॉल मिलाता है, डेटा लेता है, जवाब देता है, मैं ये डेटा, ठीक है। इस ऑर्केस्ट्रेटर के आर्किटेक्चर में हमारे पास एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है? सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर इसका मतलब होता है एक बंदा गया, सब गए, एक किल हुआ, सब किल, एक के खत्म होने से सब कुछ खत्म हो जाएगा। अगर ये ऑर्केस्ट्रेटर किसी तरह बंद हो जाए, शट डाउन हो जाए, हमारी ई-कॉमर्स ऐप एप्लीकेशन चलेगी नहीं चलेगी, तो ये सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। अगर ये शिपमेंट किसी वजह से डाउन हो जाए, ई-कॉमर्स ऐप डाउन हो जाएगी, कोई बात नहीं, शिपमेंट डाउन हो गई, दोबारा कर लेंगे। अगर ये चेकआउट डाउन हो जाए, ई-कॉमर्स डाउन होगी, एड टू कार्ट तो चल रहा है, शिपमेंट पेमेंट का एरर आ जाएगा, थोड़ी देर बाद ट्राई करना, एड टू कार्ट फेल हो जाए, डाउन जब भी नहीं हो, क्योंकि कोई ना कोई, डाउन का मतलब क्या है कि ये बंद हुआ लेकिन बाकी तो दो चल रहे हैं ना भाई, उनको रास्ते डायरेक्ट को लेना देना नहीं है ना, क्योंकि ये माइक्रो सर्विस, अगर ये मोनोलिथिक होती तो फिर तो सभी बंद होता। डाउन होने की बहुत सारी वजह होती है, क्रैश हो जाएगा, मसला आता है इस बात। तो ये जो है इसकी डिपेंडेंसी लो है, लेकिन ये ऑर्केस्ट्रेटर जो है ये सिंगल पार्ट ऑफ फेलियर है, ये सबसे बड़ी डिपेंडेंसी है हमारी, ये गया तो सब गया। हमारे पास एक फ्लो बन चुका है, बड़ा सिंपल है। अब हम एक स्टेप आ गए, हम कहते हैं ठीक है, ये सारे मामला हमें समझ में आ गए, और ये चीजों का हम देख भी रहे हैं किस तरीके से चल रही है। मैं यहाँ पे इसके एरो ठीक कर दूंगा। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से ये सारी चीजें उठाता हूँ और कॉपी करता हूँ, इससे माइक्रोसर्विस आर्किटेक्चर को नीचे लेके आता हूँ। यहाँ पर मैं एक चीज कम कर देता हूँ, मैं क्या करता हूँ, ऑर्केस्ट्रेटर को यहाँ से मिटाता हूँ, HTTP को मैं करता हूँ स्ट्रीमिंग, या स्ट्रीम बोल देता हूँ, या आप इसको भी हटा देते हैं, सिंपल लगते हैं, इस एरर को हटा दें। इसका अपन नाम रखते हैं इवेंट ब्रोकर। इवेंट ब्रोकर कौन होता है? इवेंट मतलब मैसेज, ब्रोकर मतलब उस मैसेज कहीं से मैसेज गया कहीं और होता है। हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर ना टॉपिक बनाते हैं, टॉपिक मतलब मैसेज की टाइप। क्या हम टॉपिक बनाते हैं? एक टॉपिक हम बनाते हैं पेमेंट के नाम से, पेमेंट स्टेटस के नाम से, स्टेटस टॉपिक, ये हमने बना दिया। ठीक है, इसी तरीके से हमने और भी टॉपिक बना दिया। हमने बता दिया शिपमेंट स्टेटस टॉपिक। अब हुआ क्या, यूजर की रिक्वेस्ट आई चेकआउट पे, चेकआउट चला, वो चेकआउट ने अपना काम करा, चेकआउट का काम पूरा हो गया, सॉरी एड टू कार्ट में। यूजर की रिक्वेस्ट आई इसमें चेकआउट के इनिशिएट वाले प्रोसेस में, क्या इनिशिएट होगी? पेमेंट इनिशिएट होगी। यहां से पेमेंट इनिशिएट होगी, तो हम इसके अंदर भी ना छोटे छोटे बॉक्स बना देंगे, पेमेंट इनिशिएट।
ठीक है, इसी तरह हमारे पास एक आगे पेमेंट या पेमेंट प्रोसेस। हुआ क्या, पेमेंट इनिशिएट हुई, कौन सी कॉल आई पेमेंट इनिशिएट की नहीं, एचटीटीपी, एड टू कार्ड की नहीं, कौन सी कॉल आई, एचटीटीपी। लेकिन जब पेमेंट इनिशिएट हुई तो बैकग्राउंड पे क्या चला, एक प्रोसेस चला पेमेंट को भेजने का। वो प्रोसेस सक्सेस होने में 2 मिनट लगे, 5 मिनट लगे, 10 मिनट, कितना भी टाइम लगा। जैसे ये पेमेंट प्रोसेस का स्टेटस सक्सेस हो गया, हुआ क्या, हुआ ये, इस पेमेंट प्रोसेस ने पेमेंट स्टेटस के टॉपिक में एक मैसेज भेजा, कॉल नहीं करी, एचटीटीपी क्या थी, कॉल थी, एक मैसेज भेजा, मतलब एक मैसेज प्रोड्यूस करा। तो जो टॉपिक था इसका प्रोड्यूसर कौन बन गया, पेमेंट प्रोसेस है। अब इसी टॉपिक को लिसन कौन कर रहा है, मतलब इस चैट को कोऑर्डिनेट कर रहा है शिपमेंट। शिपमेंट ने इस टॉपिक को देखा, उसने देखा फिर पेमेंट का स्टेटस प्रोसेस आया हुआ है, या तो पुल पर आया या पुश पर आया, और इसने क्या कर दी, शिपमेंट प्रोसेस कर दिया। अब यहां पर डायरेक्ट एचटीटीपी कॉल जा रही है या नहीं जा रही है, आप लोग बताएं। नहीं जा रही, यहां पर हो क्या रहा है, जिस तरह हम मैसेज भेजते हैं, हमने टॉपिक को मैसेज भेज दिया, अभी पेमेंट आ गई, और इसने क्या करा, उस मैसेज को रीड कर लिया। अब इन केस जब पेमेंट आई हो, उस दौरान ये डाउन होता है, तो इसको बनता है पेमेंट प्रोसेस को कोई नहीं, क्योंकि इसने मैसेज क्या भेज दिया टॉपिक में, थोड़ी देर बाद क्या आया, इसने मैसेज पढ़ लेगा, थोड़ी देर बाद पढ़ लेगा मैसेज, उसको पता लग जाएगा पेमेंट प्रोसेस हो गया। लेकिन शिपमेंट को पेमेंट प्रोसेस होने का पता कब लगेगा, रियल टाइम में पता लगेगा या थोड़ी सी देर बाद, उसका मतलब नियर रियल टाइम है, रियल टाइम नहीं है। तो ये जो डेटा हमारे पास है ये स्ट्रांगली कंसिस्टेंट नहीं है, ये क्या हो गया, ये इवेंचुअली कंसिस्टेंट हो गया। क्या मैंने वर्ड बताया, ये इवेंचुअली कंसिस्टेंट। अब इवेंचुअली कंसिस्टेंट से लॉस क्या हुआ, ये डेटा थोड़ा सा पुराना है, लेकिन फायदा क्या हुआ, फायदा हुआ अवेलेबिलिटी का, कि कोई भी चीज अपनी जगह पर वेट नहीं कर रही, वरना यहाँ क्या हो रहा था, यहाँ वेटिंग कर, वर्ड ट्रांसलेटर वेट कर रहा, पेमेंट कब आए, पेमेंट कब आएगी, हर 2 मिनट बाद चेक करता था। और इसकी अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से हमारे बहुत सारे बिजनेस ऑपरेशन इफेक्ट होते हैं, पेमेंट नहीं आई, पेमेंट नहीं आया, बार बार चेक करना। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अवेलेबिलिटी का इशू नहीं, पेमेंट आएगी वो खुद पढ़ लेगा। तो ये जो है पेमेंट अपनी जगह काम कर रहा है, शिपमेंट अपनी जगह काम कर रहा है, टू में यहाँ पे हमें अवेलेबिलिटी ज्यादा अच्छी अचीव होगी। क्यों, क्योंकि अगर मैं आपको कॉल मिलाऊं और उस वक्त आप मेरी कॉल ना उठाएं तो अवेलेबिलिटी इफेक्ट करेगी ना, दोबारा मिलाऊंगा, देर लग जाएगी ना। और उसकी जगह अगर एक मैसेज ऑप्शन हो कि आपने मैसेज कर दिया, मैंने मैसेज पढ़ लिया, अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी, ऐसे ही है। तो इस वाले आर्किटेक्चर का नाम है हमारे पास कोरियोग्राफी। क्या नाम है, ये ट्रांजैक्शन पैटर्न है कोरियोग्राफी। ये रहा, पहले हम ऑर्केस्ट्रेटर पे चल रहे थे और अब हम किस पे आ गए, कोरियोग्राफ। ये नजर आ रहा, ऑर्केस्ट्रेटर में क्या होता था, एक ऑर्केस्ट्रेटर होता था, काइंड ऑफ मैनेजर, वो सबको वर्क फ्लो को ड्राइव करता था, भाई इनिशिएट हो गई, ये करो, अब ये करो, अब स्टेप्स में काम करवाता। यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर कोई भी किसी का मैनेजर नहीं है, कोई किसी का बॉस नहीं है। एक इवेंट ब्रोकर है, उस इवेंट ब्रोकर में हम टॉपिक में मैसेज रखवा देते हैं, दूसरा पढ़ लेता है, एक पढ़ लेता है, दूसरे के बाद रखवा देता है। तो ये हमारा पैटर्न जो है कोरियोग्राफिक पैटर्न, ये ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है ऑर्केस्ट्रेटर और कोरियोग्राफ। ठीक है, अब हम अपने वापस आते हैं। कोरियोग्राफी पैटर्न पे हमें एक बेनिफिट हुआ, वो क्या हुआ, इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर, क्योंकि चीजें इवेंट्स में जा रही है, इवेंट प्रोड्यूस हो रहा है, इवेंट कंज्यूम हो रहा है, इवेंट प्रोड्यूस हो रहा है, इवेंट कंज्यूम हो रहा है। ये हमारे पास बड़ा सिंपल और आसान तरीका आर्किटेक्चर बनाने। अब दोनों की अलग अलग यूज केसेस हैं। अभी मैं ऑर्केस्ट्रेटर की बात नहीं कर रहा, अभी मैं बात कर रहा हूँ एचटीटीपी की और इस इवेंट की। यहां पर कन्वर्सेशन किससे हो रही है, इवेंट से। यहां पर कन्वर्सेशन किससे हो रही है,
HTTP मतलब स्टेटलेस कॉल, डायरेक्ट कॉल। इवेंट मतलब HTTP की तो कॉल ही सिंक्रोनस में आएगी, एसिंक्रोनस में आएगी। कितने लोग कह रहे हैं HTTP की कॉल एसिंक्रोनस में आएगी? कितने लोग कह रहे हैं HTTP की कॉल सिंक्रोनस में आएगी? कैसे? वेट करना पड़ेगा। सिंक्रोनस में सिंक्रोनस का मतलब क्या है? ब्लॉकिंग, मतलब एक टाइम पर एक ही। ये एक वो मतलब है जो हमने कंसीडर करा अपने माइंड में। इसका मतलब एक टाइम में एक ही है। सिंक्रोनस के बहुत सारे मतलब। अभी हमारे नजदीक मतलब है सिंक्रोनस का मतलब कि आपने कॉल मिलाई और आपने वेट करना है जब तक काम नहीं हो रहा। ये काम HTTP में होता है, तो HTTP सिंक्रोनस कॉल। एसिंक्रोनस का मतलब है नॉन ब्लॉकिंग, मतलब जब आपने कॉल मिलाई तो आपने उसको बस छोड़ दिया, जब होगा तो वो इवेंट अपडेट कर देगा, जब इवेंट अपडेट होगा तो हम पढ़ लेंगे। तो वहां पर हमें अवेलेबल होना जरूरी नहीं है, बैकग्राउंड में काम हो। तो ये एसिंक्रोनस है। इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर जो वो एसिंक्रोनस बेस्ड कम्युनिकेशन है, और यहाँ पर HTTP जो रेस्टफुल आर्किटेक्चर है ये सिंक्रोनस कम्युनिकेशन। देखा जाए तो नीचे हमने दोनों यूज करिए। हमने देखा किसकी कहाँ जरूरत, कहाँ HTTP की जरूरत है, कहाँ है, दोनों का हमने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। जब पेमेंट इनिशिएट करवाई किससे करवाई? HTTP से। लेकिन पेमेंट प्रोसेस के बाद अपडेट किससे करवाया? इवेंट से करवाया। तो जहां एसिंक की जरूरत थी वहां इवेंट, जहां पर सिंक्रोनस की जरूरत थी वहां HTTP। अब मैं आप लोगों को एक छोटा सा बड़ा इंपॉर्टेंट यूज कर दे रहा हूं। ये सिस्टम डिजाइन की जो चीजें अभी पढ़ रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों ने काफी फोकस के साथ चीजों को नोट करना है। मुझे ये बताएं, बैंक अकाउंट मेरे पास है, सपोज करें एक बैंक अकाउंट में आपके पास 1000 रुपए, ठीक है, 1000 रुपीज। आप 2:15 के ऊपर ATM जाते हैं और आप 500 रुपए की क्या करते हैं? विड्रॉ करते हैं। चाहिए। सेम टाइम पे आपने किसी को चेक दिया है 500 रुपए का, वो भी बैंक जा सेम टाइम पे 2:15, और वो भी क्या करता है? 500 का विड्रॉ करता है। सेम टाइम पर आप अपने बैंक अकाउंट से किसी को 500 रुपए ट्रांसफर करते हैं, ठीक 2:15। अब जब ATM स्टार्ट हुआ चलना, अकाउंट में कितने थे? 1000। जब चेकबुक वाले ने चेक क्लियर करने के लिए स्टार्ट करा, अकाउंट में कितने थे? मैंने कहा दोनों 2:15, सब 2:15। उस वक्त जब स्टार्ट किया तो ये सक्सेस ही नहीं हुआ था, नहीं तो ये भी स्टार्ट करता था, हम भी स्टार्ट करते थे 1000। और जब ये फंड ट्रांसफर होगा अकाउंट में कितने पैसे थे? अब अगर ये कम्युनिकेशन क्या होगा? अब तीनों सेम टाइम पर आए, अगर तीनों सेम टाइम पर आए तो आगे तीनों सेम टाइम पे चले, तीनों ने 1000 में से 500 रुपए निकाले, तो तीनों ने 1000 में से 500 निकाले, तो तीनों के केस में भाई 1000 से 500 निकाले, तो ये तो बैंक अकाउंट से 1500 निकल गए, मेरे बैंक अकाउंट में 1000 थे। तो मुझे बताएं, अभी मैंने दो आपको वर्ड बताए थे, और कौन से वर्ड बताए? स्ट्रांगली कंसिस्टेंट और इवेंचुअली कंसिस्टेंट। तो यहाँ पर हमें कौन से वाला यूज करना है, इवेंचुअली या स्ट्रांगली? स्ट्रांगली यूज करना है। क्यों? रियल टाइम चाहिए। क्योंकि अगर इवेंचुअली कंसिस्टेंट में गया और तो 30 सेकंड बाद भी मुझे बताया कि भाई ATM से 500 जा चुके, तो यहाँ मैंने तो यहाँ भी 500 दे दिए, तो मैंने तो यहाँ भी 500 दे दिए, मैंने तो 1500 दे दिया, अकाउंट में 1000 थे। तो यहाँ पे इवेंचुअली कंसिस्टेंट नहीं चल सकता या स्ट्रांगली कंसिस्टेंट, दोनों की अपनी अपनी नीड और डिमांड। इवेंचुअली कंसिस्टेंट कैसे चलेगा कि वो ये देखेगा कोई ना कोई रिक्वेस्ट तो माइनर मिलीसेकंड पहले आई होगी ना, वो चले। सपोज करो ATM चल गया, ATM स्टार्ट हो चुका है, वो क्या करेगा? चेक और अकाउंट को क्या करेगा? वो वेट पे लगाएगा, इंतजार करो। वेट पे किस तक आएगा? वो हमारा ATM जैसे चला, उसने हमारा अकाउंट को लॉक कर दिया, इस अकाउंट में अभी थोड़ी देर के लिए ट्रांजैक्शन नहीं हो सकती, तो मैं काम करूँ। क्यों? क्योंकि HTTP रिक्वेस्ट गई, फंक्शन चला, वो जो फंक्शन चला उसने क्या करा? पहले अकाउंट को जाके लॉक करा, फिर ट्रांजैक्शन शुरू करी, ट्रांजैक्शन जैसी हो गया अनलॉक करते हैं, लॉक करा, 500 रुपए निकाले, अनलॉक कर दिया। अब दो वेटिंग में कौन थे? दो चेक। जब चेक आया था 1000 रुपए थे, लेकिन चेक वेटिंग पे रुका, जैसे ही चेक स्टार्ट हुआ
उसने क्या करा, अकाउंट को लॉक करा, 500 रुपये निकाले, अनलॉक हो गया। फिर क्या आया, अकाउंट ट्रांसफर आया। अकाउंट ट्रांसफर ने जब देखा भाई अकाउंट में बैलेंस ही नहीं, अनसफिशिएंट। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये स्ट्रांगली कंसिस्टेंट था, तो हर बार वो एचटीटीपी की कॉल लगाता था। एचटीटीपी की कॉल हर बार डेटाबेस को कॉल करती थी और पहले उसको लॉक करती थी, फिर अपना काम करती थी, फिर उसको अनलॉक करती थी, फिर आती थी दूसरी एचटीटीपी को वेट करती थी, फिर वो आती थी, वो अपना काम करती थी। तो यहाँ पर हमारे पास ट्रांजैक्शन के बैकग्राउंड में अकाउंट में डेटा था वो एक ही है, वो स्ट्रांगली कंसिस्टेंट, इवेंचुअली नहीं। अगर यहाँ एचटीटीपी की कॉल नहीं होती, यहाँ इवेंट होता तो क्या होता, 1500 निकल जाता है अकाउंट, क्योंकि वो क्या होता है 1000 देखता है, 500 निकाल के इवेंट अपडेट कर देता है। दूसरा 1000 में 500 निकाल के इवेंट जब तक सिस्टम को बताता 500 निकल चुके जब तक 3 लोग निकाल चुके थे, चाहे इवेंट 10 सेकंड बाद बताता, 3 तो एक ही टाइम आया ना तीनों। तो ये हमारा डिसीजन है कहां पर हमें एचटीटीपी कॉल चाहिए, कहां पर हमें सिक्योर चाहिए। अब मुझे ये पता है हमारे केस में हमारी क्या ई कॉमर्स है, अगर हमारी ई कॉमर्स में पेमेंट इनिशिएट हुई, पेमेंट सक्सेस हुई, 5 मिनट बाद शिपमेंट को पता लगा, इससे फर्क पड़ता नहीं पड़ता, नहीं पड़ता। तो हमारे लिए क्या है, स्ट्रांगली कंसिस्टेंट इंपॉर्टेंट है इवेंचुअली, लेकिन स्ट्रांगली भी क्यों नहीं जा रहे, इवेंचुअली भी नहीं। अगर हम इवेंचुअली भी जाएंगे तो अवेलेबिलिटी अच्छी चलेगी, लेकिन डेटा थोड़ा सा नियर रियल टाइम पे जाएगा, स्टेल डेटा हो। लेकिन अगर हम स्ट्रांग पे जाएंगे तो अवेलेबिलिटी, हमें अभी ई-कॉमर्स में अवेलेबिलिटी को ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि बाकी चीजें अलग है। अब हम सवाल क्या करते हैं, जब हम कोई आर्किटेक्चर बना रहे हैं, हम सवाल क्या करते हैं, पहला क्या था, बिजनेस कॉन्टेक्स्ट हमने देखा, तो कोई आर्किटेक्चर बना रहे हैं बिजनेस कॉन्टेक्स्ट, इससे भी पहले कुछ सवाल है। तो ये सवाल याद है सबको, हमने क्या सवाल करा था, बिजनेस कॉन्टेक्स्ट क्या है, हम किसी क्लाइंट से मिले थे उसकी एप्लीकेशन बनाने की, ये हमारा सवाल था। दूसरा सवाल हमारा क्या है, यूजर, यूजर कौन है, प्राइमरी यूजर। भाई आपके इस एप्लीकेशन में प्राइमरी यूजर कौन हो, तो हमने कहा भाई रिटेल वाले कस्टमर हो, ई-कॉमर्स में जो कंज्यूमर है रिटेल कंज्यूमर हो। फिर हमने कहा सेकेंडरी यूजर कौन हो, हमने कहा सेकेंडरी हमारी ये टीम होगी अपनी ऑफिस की टीम, मतलब एडमिन। फिर मैंने कहा थर्ड नंबर पे कौन होगा, मैंने कहा थर्ड यूजर नंबर पे हमारी थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स भी है। थर्ड पार्टी प्रोडक्ट क्या है, पेमेंट की प्रोडक्ट है हमारे पास, शिपमेंट की प्रोडक्ट है, ये वो प्रोडक्ट है जिसमें हम पेमेंट के लिए हम किसी अकाउंट से लिंक कर रहे हैं, तो पेमेंट सर्विस यूज हो रही है, शिपमेंट के लिए शिपमेंट सर्विस यूज हो रही है, तो ये हमारी थर्ड पार्टी है। अब हमारे यूजर जो हैं ये कितने यूजर होंगे, अंदाजन कितने लोग आपकी एप्लीकेशन यूज, हमने कहा हमारी एप्लीकेशन 1000 लोग यूज करें इस साल, अगले साल भाई अगले 3 साल का प्रोजेक्शन है कि ये जो यूजर है 1 लाख चले। अब हमें इसके हिसाब से सिस्टम डिजाइन करें। हमने कहा अच्छा अभी इस साल सिर्फ 1000 लोग यूज करेंगे, ये प्रोजेक्शन है, और अगले साल ये 2 साल बाद 1 लाख पे चले जाए। अब हम बिल्डिंग बना रहे हैं, हमें पता लगे इस बिल्डिंग में शुरू में 1000 लोग ने आना है, और 3 साल बाद जब पूरी कंप्लीट होगी और इसकी एक अच्छी मार्केटिंग हो जाएगी, इसमें कितने लोगों ने 1 लाख लोग हैं, तो उसी हिसाब से हम सारे फाउंडेशन बनाएंगे। अगर हमें पता लगे 10 लोगों को अभी आना है, फ्यूचर में 10 हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे, तो हम उसके हिसाब से फाउंडेशन करेंगे, क्योंकि हर चीज की एक कॉस्ट है। सही, तो ये हमारा सवाल है। एक हमारा सवाल हो गया बाउंडेड कॉन्टेक्स्ट। फिर हम ये पूछेंगे बाउंडेड कॉन्टेक्स्ट हमने बताया है, इसमें आपका कोर बिजनेस क्या है, जो बंद हो तो बिजनेस बंद, क्या है आप बताएं। बाउंडेड कॉन्टेक्स्ट क्या कहता है, मतलब एड टू कार्ड, चेकआउट और शिपमेंट, इसमें से वो कोर पार्ट बोलते हैं, वो बंद तो हमारा बिजनेस ही खत्म कर। पेमेंट हमारा चेकआउट, क्योंकि पेमेंट नहीं आएगी इसकी वजह से, पैसे नहीं लेंगे तो सामान कैसे बेचेंगे। और चेकआउट के बाद शिपमेंट, मतलब ये वाला जो हमारा पार्ट है, ये बिजनेस का हमारा बहुत कोर पार्ट है, ये बंद मतलब बिजनेस बंद। अब हमारा सवाल क्या होगा, हमारा सवाल ये होगा कि जो आपका बिजनेस का कोर पार्ट है चेकआउट, इस चेकआउट पे कितना डाउन टाइम बियरेबल है, मतलब अफोर्डेबल है। डाउन टाइम मतलब डेटा की हम बात करें कि अगर चेकआउट हो गया, डेटा आपको 2 मिनट बाद पता लगा, 5 मिनट, तो कितना अफोर्डेबल है आपको बताओ। तो हमने कहा ठीक है, 2 तरह के डाउन टाइम होते हैं, एक होता है सिस्टम डाउन, एक होता है डेटा रेट से। हमने कहा पहले अभी हम बात करें फिलहाल सिस्टम डाउन,
हमने कहा ठीक है अगर चेकआउट बंद हो जाए थोड़ी देर के लिए तो होता है, टेम्परेरी डाउन टाइम जो हमारे लिए अफोर्डेबल है, टेम्परेरी। और टेम्परेरी डाउन टाइम का मतलब टेम्परेरी बिजनेस का लॉस अफोर्डेबल है, कोई बात नहीं। अगर ऐसा होता है तो हम रीप्ले का एक फॉर्म चला लेंगे। रीप्ले क्या होता है कि कोई बंदे ने पेमेंट को इनिशिएट करा, चेकआउट पाया, चेकआउट बंद पड़ा हुआ चल ही नहीं रहा, तो थोड़ी देर बाद उसको हम दोबारा ऑप्शन दे देंगे चलो, तो हम इस तरीके से रिकवर करेंगे। अब ये जो टेम्परेरी डाउन टाइम अफोर्डेबल है, ये किसने एक्सेप्ट करा? क्लाइंट ने। ये मेरे लिए कॉन्स्टेंट क्या कॉन्स्टेंट बना रहा है कि मुझे डेटा इवेंचुअली रखना है या डेटा स्ट्रांगली कंसिस्टेंट रखना है। तो अब क्योंकि टेम्परेरी डाउन टाइम अफोर्डेबल है, इसका मतलब इसमें इवेंचुअली कंसिस्टेंट डेटा चल सकता है। अगर हम बोलते हैं अगर ये बैंक होता, बैंक का जो अभी हमने एग्जांपल देखी ये वाली, ये होती, क्या ये बोलेंगे हमारे पास डाउन टाइम अफोर्डेबल है? नहीं, तो इसका डेटा जो है वो स्ट्रांगली कंसिस्टेंट हो, क्योंकि डाउन टाइम अफोर्ड ही नहीं कर सकता। अब यहां से हमारा ये डिसाइड होगा कि हमें इवेंट यूज करने या हमें एचटीपी यूज करने, तो दोनों का यूज कैसे? अगर डाउन टाइम चाहिए इवेंट पे चले जाते हैं, कोई मसला नहीं, डेटा इवेंट चलता रहेगा, हमारा अच्छा सिस्टम बिल्ड हो जाएगा। लेकिन अगर आपको स्ट्रांगली डेटा चाहिए तो हम एचटीपी पे जाएंगे। तो ये डिपेंड ऑन है। अब आर्किटेक्चर का एक और बहुत बड़ा रूल है, वो ये है आर्किटेक्चर कोई थ्योरी नहीं है, कोई फिलॉसफी नहीं है, कोई बुक में लिखा हुआ रूल्स और चैप्टर नहीं है। आर्किटेक्चर एक लाइव चीज है, जो जिस टाइम पर बन रहा है उसी टाइम के हिसाब से डिसाइड। अगर आज से 5 साल पहले फेसबुक ने कोई अपनी सॉफ्टवेयर बिल्ड करा था, उसने जो आर्किटेक्चर फॉलो करा था, अगर सेम चीज मैं आज बना रहा हूं तो लाजमी नहीं है मैं सेम आर्किटेक्चर रखूं। मेरी सर्कमस्टेंसेस अलग है, मेरा यूजर कोड अलग है, मेरा तरीका अलग है, मेरे पास टेक्नोलॉजी अलग है। तो आर्किटेक्चर डिपेंड ऑन टाइम है कि कब बनाया जा रहा है, उस वक्त सर्कमस्टेंसेस क्या है, आपके फ्यूचर गोल्स क्या है, तो आप आर्किटेक्चर बनाओ। आर्किटेक्चर को थ्योरी नहीं है, तो पत्थर में लगी नहीं है कि ऐसा ही करना है। तो अगर मैंने आपको यहाँ पर इवेंट ब्रोकर का आर्किटेक्चर बताया तो लाजमी नहीं आपको सेम यही यूज करना। आपने अपने सराउंडिंग के हिसाब से, अपने डिसीजन के हिसाब से, अपने फ्यूचर गोल के हिसाब से, हो सकता है आपके लिए ये वाला बेस्ट, हो सकता है आपके लिए मोनोलिथिक ही बेस्ट हो, आपको जरूरत ही ना हो माइक्रो सर्विस की, ठीक है। लेकिन इसके अंदर ये ना हो जाए कि आर्किटेक्चर लॉस ना हो, ये ना हो कि ऐड टू कार्ड चेकआउट को कॉल मारो, चेकआउट शिपमेंट को कॉल मारो, ये लॉस होता है। इसमें तो कहते हैं हम कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है, कोई भी चीज किसी को भी कॉल करें, हमेशा एक हायरार्की होती है किसी करने की। तो मुझे ये बताएं कितने आप में ऐसे लोग हैं जिनको ये कोरियोग्राफी वाला माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर जो समझ में आए, कोरियोग्राफी, कितने ऐसे लोग हैं जिनको ये ऑर्केस्ट्रेटर वाला पढ़े, कितने ऐसे लोग हैं जिनको मोनोलिथिक और माइक्रो सर्विस का फर्क समझ में। अब इसमें होता क्या था, हमारे पास सर्वर के जब हम यूज करते हैं सर्वर, हम स्ट्रीम का वर्ड यूज करते हैं, डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम सर्वर हम जब यूज करते हैं, दो तरीके के केस होते हैं। इधर ऑर्केस्ट्रेटर है, ये क्या कर रहा है, ये रिक्वेस्ट कर रहा है किसको, ऐड टू कार्ड को, और ऐड टू कार्ड क्या है, इसके बाद रिक्वेस्ट आ रही है और ये क्या कर रहा है, रिस्पॉन्स दे रहा है, और ऑर्केस्ट्रेटर क्या कर रहा है, उस रिस्पॉन्स को रिसीव कर रहा है। तो जो रिक्वेस्ट कर रहा है और रिस्पॉन्स का वेट कर रहा है वो होता है अप स्ट्रीम, और जिसके बाद रिक्वेस्ट आ रही है और रिक्वेस्ट में जवाब देना वो होता है डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम मतलब जिसने कॉल मिला है, डाउन स्ट्रीम मतलब जिसने जवाब। तो ये आप ऑर्केस्ट्रेटर अप स्ट्रीम सर्वर है और ऐड टू कार्ड डाउन स्ट्रीम सर्वर। लेकिन यहाँ पर कोई अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम है, यहाँ पर कोई अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, क्योंकि यहाँ पर टॉपिक में डेटा रखवाते हो पढ़ते हैं। किसी भी ट्रांजैक्शन में हमारे पास दो फेज होते हैं, एक होता है रोल आउट, एक होता है रोल बेस, रोल बैक। रोल आउट का फेज क्या होता है कि प्रोडक्ट खरीदने बंदा आया, यहाँ पर आ जाता है, ऐड टू कार्ड पे प्रोडक्ट गई, प्रोडक्ट निकली स्टोर से, पेमेंट हुई, दो काम हो गए, शिपमेंट में कोई फेलियर आ गया, कोई चीज खराब हो गई, कोई मसला हो गया, आप क्या हुआ, प्रोडक्ट कस्टमर के पास नहीं जाते, तो कंपनी क्या करेगी, पैसे वापस देगी, देगी ना। तो ट्रांजैक्शन किसको कहते हैं, ट्रांजैक्शन मतलब हम पूरे एक कंप्लीट प्रोसेस जो स्टार्ट हुआ, ऐड टू कार्ड हुआ, चेकआउट हुआ, शिपमेंट हुआ, पूरी एक ट्रांजैक्शन हो गई। अगर बीच में कोई चीज फेल होती है तो ट्रांजैक्शन रोल बैक, मतलब शिपमेंट फेल हुई तो पैसे वापस दो, वापस आपने पूरी हायरार्की रिवर्स चलेगी। ऐड टू कार्ड में जो प्रोडक्ट ऐड हुई थी वो हमने वापस प्रोडक्ट बचा ली, ट्रांजैक्शन रिवर्स में। ट्रांजैक्शन का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि हमारा एक काम हुआ, दो हुआ, तीन हुआ,
कोई भी चीज दरमियान में फेल हुई तो वापस सारी चीजें रोल बैक हो ताकि हम वापस सेम स्टेट पर आ जाए। फिर ट्रांजेक्शन होगी, ट्रांजेक्शन रोल आउट चली, अगर वो सक्सेसफुली एंड तक गई तो सक्सेस, दरमियान में कोई खराबी आई तो रोल बैक करना पड़ेगा। अगर आपने एटीएम से पैसे निकाले 500, ट्रांजेक्शन क्या होगी, पहले आपके अकाउंट से 500 कटे, फिर एटीएम से 500 निकले। अगर दरमियान में कोई एक केस फेल हो गया, आपके अकाउंट से 500 कट गया लेकिन एटीएम से 500 निकले, तो क्या हुआ, ट्रांजेक्शन फेल हुई, तो आपके अकाउंट से 500 निकले तो वापस जाएंगे, तो रोल बैक हो। ठीक है, अब वो ट्रांजेक्शन अगर आप ऑर्केस्ट्रेटर के पैटर्न से कर रहे हैं तो रोल बैक करने की जिम्मेदारी किसकी, ऑर्केस्ट्रेटर की, वो वापस चलाएगा, रोल बैक करेगा। अगर आप यहाँ पर इवेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो रोल बैक करने की जिम्मेदारी किसकी, ये इवेंट अपडेट कर देगा, वो इवेंट पढ़ लेगा कि भाई ये प्रोडक्ट वापस आ गई है, इसको रोल बैक करो, पैसे वापस दो, रिफंड लगाओ, ये रिफंड चलाएगा, पैसे वापस दे देगा। तो ये वाला काम यहाँ पर इवेंट संभालेगा, एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन हमारी संभालेगा। अभी हमने सिस्टम डिजाइन का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा है, अब आप लोगों से कुछ सवाल है। वो सवाल ये है कि अभी हमने क्या क्या जार्गन यूज करे, क्या क्या वर्ड यूज करने पड़ते हैं, बताएं। ऑर्केस्ट्रेटर, कितने वर्ड टोटल कितने, माइक्रोसर्विस, जॉब नहीं बताया ना, लिखा है ना हम लोगों ने, बताएं कुछ। पहले क्या था हमारे पास, ऑर्केस्ट्रेटर है, मोनोलिथिक था, दूसरा माइक्रोसर्विस, माइक्रो सर्विस था, बाउंडेड कॉन्टेक्स्ट था, यूबिक्विटस लैंग्वेज के लिए यूबिक्विटस लैंग्वेज क्या थी, उन्होंने नाम रखे थे सारे, शिपमेंट, हेड टू कार्ड के नाम रखे थे ना, मैंने रखे थे यूबिक्विटस लैंग्वेज थे। और क्या था, हाई स्ट्रांगली कंसिस्टेंट और इवेंचुअली कंसिस्टेंट। और क्या था, कोरियोग्राफी, ऑर्केस्ट्रेटर, और क्या था, इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर था, और आप स्ट्रीम डाउनस्ट्रीम सर्वर थे, और क्या था, टीम वेलोसिटी भी बताई थी मैंने आपको, एक स्प्रिंट भी बताया था। सही, और क्या था, रोल आउट था, ट्रांजैक्शन रोल आउट, ट्रांजैक्शन रोल बैक, और क्या था, 15 हो गया अभी, और बताएं। ठीक है, तो अभी हमने अच्छी खासी चीजें डिस्कस करिए, पढ़ी। अब आप लोग, अब मैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर मूव कर रहा हूँ, उससे मूव करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आपके पास 1 से 2 मिनट का टाइम है, मैं यहाँ पर टाइमर भी खोल देता हूँ ताकि हम आपके पास सिर्फ 3 मिनट का टाइम है। आपने ये बात जो वर्ड्स हैं शॉर्ट में समझाने हैं अपने बराबर। तो रीट्राई करो, दोबारा करो, नहीं हो रहा तो भाई रीट्राई भी अगर नहीं हो रहा तो एक काम करो, रीस्टार्ट कर दो। ये सब क्या होता है, रेजिलियंस। मतलब क्या इशू है तो बताओ, छुपाओ नहीं, भाई ये इशू है, ये चीज नहीं चल रही। अब क्या करें, मैं इसको सेल्फ खुद से सही करो, कैसे सही करें, एक काम करो, दोबारा ट्राई मारो, सही मैंने ट्राई कर दिया, हुआ नहीं हुआ, फिर एक काम करो, रीस्टार्ट करो, रीस्टार्ट करा नहीं हुआ, एक और बार रीस्टार्ट करो, कितनी बार करें, एक काम करो, एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ का ऑप्शन, ये सारा वर्ड भी आपको बता। एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ क्या है, मैंने उसको क्या कहा, रीट्राई करो, उसने रीट्राई करा नहीं हुआ, फिर मैंने कहा एक काम करो, 10 सेकंड बाद दोबारा रिट्राई करना, उसने 10 सेकंड बाद दोबारा रिट्राई किया, फिर मैंने कहा आप 20 सेकंड बाद रिट्राई करना, उसने 20 सेकंड बाद रिट्राई किया। अब मैं कहता हूं उसको 40 मिनट टाइम बढ़ाते जाओ, 40 सेकंड बाद रिट्राई, 40 सेकंड बाद अभी तक नहीं चला। फिर मैंने आया आखिर में क्या काम करो, अब 80 सेकंड बाद रिट्राई करो, 80 सेकंड बाद मतलब अब नहीं चलना, कितनी बार रिट्राई करना, सेल्फ हीलिंग करने की कोशिश करना, खुद से खराब चीज को सेव करने की कोशिश करते हैं, दोबारा करो। लेकिन इन्हें क्या करना, एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ, एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ मतलब पहले 10 सेकंड, फिर 20 सेकंड,
फिर 40, फिर 80, और टोटल लिमिट मैंने कितनी लगाई 5, मेरा भी 5 बार से करने से नहीं पड़ता। पहली बार में क्या था 10 सेकंड बाद क्या था, दूसरी बार में 20 सेकंड बाद क्या था, तीसरी बार में 40, चौथी बार में 80, चार चार की लिमिट लगाई। तो टोटल 4 बार आपने ट्राई मारना है डबल टच करके सेकंड्स को, अगर हो जाए तो सही, नहीं हो तो फिर क्या रीट्राई का टाइम होगा। फिर रीट्राई का अगर मैंने कॉल मिलाई आपको, आपने कॉल मिलाई, मैंने क्या करा, मैंने कितनी देर से कॉल मिला के रखी बाय डिफॉल्ट क्या होता है, एक कॉल की ड्यूरेशन कितनी होती है, ऐसा तो नहीं मैंने मिला के डायरेक्ट काट दिया। तो कितनी ड्यूरेशन रखो, मैंने 30 सेकंड की इंटरवल रखो। ये क्या एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ का टॉपिक है। इंटरवल मतलब 30 सेकंड का मेरा टाइम होगा जिसमें हम कॉल रखेंगे। 30 सेकंड नहीं उठाई तो कनेक्टेड हो गया, कट कर। अब क्या करा मैंने, 10 सेकंड बाद दोबारा ट्राई करा, फिर 30 सेकंड की कॉल मिलाई, फिर नहीं उठाई, फिर कट कर दिया 30 सेकंड में। जिस तरह मैंने 20 सेकंड आज जब मैंने 34 बार कॉल मिलाई तो मेरा लास्ट 10-12 दिन का मुझे पता लग गया कि बंदा अवेलेबल है ही नहीं, यह चीज अवेलेबल नहीं चलेगी। मैंने अपनी तरफ से ट्राई मारा, नहीं हुआ, मैंने क्या कर दिया, एरर को शो कर दिया, इस चीज में प्रॉब्लम है, वो बंदा जो है कॉल नहीं उठा रहा, प्रॉब्लम। मैंने तो ट्राई करा 4 कितना करो, उस बंदे का इशू है, दूसरा बंदा को ये जो वर्ड है ये नहीं, ये हमें प्रोग्रामिंग के थ्रू ठीक करना। प्रोग्रामिंग में हम क्या करते हैं, कुछ चीज करते हैं। सपोज करें पेमेंट की सर्विस है, पेमेंट की सर्विस में क्या होता है, पेमेंट पास और पेमेंट फेल। इसके अलावा एक और काम हो सकता है, पेमेंट की सर्विस क्रेश भी हो सकती है, तो इशू भी आ सकता है, हो सकता है पेमेंट जवाब ही ना दे रही हो। पास और फेल तो जब ना जवाब है, जवाब टाइम आउट जारी है, जवाब ही नहीं आ रहा। मैंने पेमेंट की सर्विस में कॉल मिलाई, जवाब ही नहीं आ रहा, टाइम आउट। मैं तो पास आया, फेल आया, तो आ ही नहीं। तो इस चक्कर में क्या करना है, हम लगाएंगे सर्किट। सर्किट ब्रेकर क्या होगा हमारे लिए, कोडिंग में प्रोग्रामिंग ये सब चीजें, रेजिलियंस है ना, ये प्रोग्रामर की जॉब है। आप डेवलपर हैं, आप लगाएंगे अपने कोड के अंदर रेजिलियंस। रीट्राई की लॉजिक आप लगाएंगे, रीस्टार्ट की लॉजिक आपके पास होगा, एक्सपेंशन बैक ऑफ की लॉजिक आप लगाएंगे। 30 सर्किट ब्रेकर की लॉजिक क्या होगी, वो कैसे लगाएंगे। सर्किट ब्रेकर को क्या करना है, ट्रिप करना है। कब ट्रिप करना है, जब कोई इशू आता है, सारे लगते जो मसला आ गया, कोई भी एक वाला इशू। सर्किट ब्रेकर ट्रिप कैसे होता है, नॉर्मली आसान था वाला ट्राई चला, फिर आके टेस्ट में क्या करा, टेस्ट में फॉल बैक किया। फॉल बैक मतलब दिस सर्विस इज नॉट अवेलेबल, ये फॉल बैक मतलब नहीं चल रहा तो भाई कुछ तो जवाब दो, खामोश ना रहो ना, टाइम आउट पे ना जाओ, मुझे जवाब दे दो ताकि मेरे पास फेल ना हो, कुछ चीजें प्रॉब्लम हो। अभी तो रेजिलियंस में सर्किट ब्रेकर की जो हम स्टडी लगा रहे हैं, सर्किट को हमने ओपन करा, मतलब सर्किट ब्रेकर चल गया, सर्विस बंद हो गई, थोड़ी देर बाद 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद हमने शायद सर्विस खुल गई हो, हमने सर्किट को क्या करा, हाफ ओपन करा। हाफ ओपन मतलब टेस्टिंग करी, अपनी तरफ से टेस्टिंग करी कि भाई ये पेमेंट चल रही है नहीं चल रही, पेमेंट चल गई। मैंने कितनी बार टेस्टिंग करी, मैंने आखिरी बार 2 बार टेस्टिंग करी। तो हुआ क्या, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि मैंने आपको 4 बार कॉल मिलाई, आपने कॉल मिलाई, मैंने क्या फॉल बैक दे दिया, मैंने फॉल बैक दे दिया, भाई ये बंदा अवेलेबल नहीं। अब 1 घंटा गुजरा, 2 घंटे गुजरे, मैंने एक बार और ट्राई करा, मैंने आपकी कॉल मिलाई, आपने कॉल उठाई, मैंने क्या करा, मैंने आपको सिर्फ हाफ ओपन कर, मैंने कहा ये बंदा है 4 बार कॉल नहीं उठाई, 1 बार उठाई, ठीक है। तो इसका जो बंदा रहे ये अवेलेबल है, वो भी सकता नहीं है। फिर मैंने आपको दोबारा कॉल ट्राई किया, थोड़ी देर बाद आपने उठाई, तीसरी बार कॉल ट्राई किया, मैं समझ गया ये जो है फुल ओपन। मतलब पहला सक्सेस हो सकता है आपने गलती से उठा लिया, आप उठाने नहीं चाहते थे, आपने गलती से बटन दब दिया, ठीक है। ये सारी लॉजिक में प्रोग्रामिंग में लिखूंगा कि कोई सी चीज को फेल करवाना, एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ का डिसीजन, फेल 4 बार ट्राई करा, फिर फेल बोला, मैंने ऐसे नहीं बोला ऐसे नहीं, फेल है ये बंदा काम नहीं कर रहा, टेक्निक 4 बार ठीक ट्राई करा। तो जब बंदे ने काम करना शुरू करा तो फिर मैंने 2 बार टेस्ट करा, हाँ भी काम ठीक में कर रहा है। तो ये एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ है, सर्किट ब्रेकर है, रीट्राई लॉजिक है, सारा जो टॉपिक है आता है रेजिलियंस।
ये हम प्रोग्रामिंग के थ्रू ट्राई करके लगाना, फॉल बैक देना, डिफॉल्ट नहीं देना, एरर पॉइंट नहीं करना, दोबारा ट्राई करना, लॉजिक चलाना, एक बार तो रेजिलियंस है। इससे क्या चीज अचीव हो गया? अगर यहाँ पर आते हैं अपनी इस वाले चीजें बनाते हैं, बोलिए क्या बता कर ब्रेक ग्रुप प्रोजेक्ट बना लिया। जो भी ये बता USDT चल यार, तो क्या होगा? इसे सी में हो रहा है। फॉल बैक चले आया, कोई मैं सर्विस में मतलब यहाँ पर आ जाएगा फॉल बैक, जो भी फॉल बैक। तो इसका एक्चुअली में कॉन्सेप्ट होता क्या है, मैं आप लोगों को अपने बस कॉन्सेप्ट बताऊँ। हमें रेजिलियंस की बात समझ में आ गई है, अब हम इसको फॉल स्ट्रक्चर से देखें। नॉर्मली हमारी एप्लीकेशन किस तरीके से चलती है? एक हार्डवेयर पर हमारे जिस हार्डवेयर पे हम मनी क्लियर बनाते हैं, मतलब एक हमारे पूरा ये चीजें बनाया। सबसे पहले मुझे, अगर आपने कोई कोड बेस लिखा है फास्ट एपी, तो फास्ट एपी में जो आपने कोड बेस लिखा है उस दूसरे डेवलपर को आप देंगे तो आप क्या क्या चीजें देंगे जो वो चला ले? सिर्फ आप कोड देंगे, डिबग कर लेंगे, लॉग करेगा और उसके बाद कोड चल जाएगा। नंबर क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने अपना कोड आपके पास सही चल रहा है, आपने पहले को दिया या अपने क्रेडिट को दिया, उसके बाद सही चल गया, फिर आपने क्रेडिट करा भी चल रहा है, ऐसा होता है? ऐसा क्यों होता है? यहाँ पर हमारा हार्डवेयर है, हार्डवेयर तो सबका सिमिलर है। हार्डवेयर में क्या है? रैम है, सीपीयू है, जीपीयू है, नेटवर्क है, और क्या क्या है? एसएसडी है। चलो एरे में चेक ठीक है, हमने क्या करा? हार्डवेयर के ऊपर क्या होगा? ऑपरेटिंग सिस्टम होगा हमारा, ओएस होगा। ओएस के ऊपर क्या चीज होती है? टूल्स, डिपेंडेंसी, सॉफ्टवेयर। ये क्या होगा? असर हो गया। ठीक है, हमारे पास अभी क्या है? कॉमनली हार्डवेयर है, हार्डवेयर पर ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज का टूल क्या है? पाइथन से के लिए जो मेरे पास एप्लीकेशन आ रही है डिपेंडेंसी स्टोर के लिए, तो एक बता दें। फिर वापस एक नंबर पे क्या आ रही? वो है कोड बेस। कोड बेस मतलब जो भी आपने कोड में देखा। सेलेक्ट करोगे आप कॉमनली जब भी कोई दूसरा डेवलपर आ रहा है जिसको क्या है किसी मॉनिटरिंग का कंप्यूटर, ठीक है, उनके कंप्यूटर में क्या है? हार्डवेयर मतलब हार्डवेयर का ऑपरेटिंग सिस्टम ना टूल के डिपेंडेंसी मॉड्यूल इंस्टॉल करना है, उसके ऊपर तुमने अपना कोड बेस तो आपकी कंप्यूटर। अब मॉसिंग ने क्या करा? अब एक और बंदा है, उसके पास भी सिस्टम है, उसका नाम बिलाल है। बिलाल के पास भी क्या हार्डवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, टूल्स एंड डिपेंडेंसीज है। कुछ मॉसिंग ने बताया कि ये वाला कोड बेस हम यूज कर लो। बिलाल ने क्या करा? कोड बेस दिया बिलाल। बिलाल के पास ही कोड बेस चला और क्या हुआ? एरर आ गया। वो क्या करेगा? सेम कोड बेस है ना, उसने मॉसिंग को कॉल लगाई कि भाई एरर आ गया, कोड नहीं चलता। फिर क्या हुआ? मॉसिंग ने कनेक्ट करा, उसने देखा डिपेंडेंसी का वर्जन जो है गलत है, या वो टीम का पाइथन जो है 3.5 नहीं दिया एलिमेंटली, तो थोड़ा सा माइनर से होता है वो सही करवाया और कोड चल गया। आप यहाँ पास
अब मुझे बताया अभी फिलहाल मौसम तक तो ये बात है, जब ये कोड एक्चुअल डिप्लॉयमेंट होगा, प्रोडक्शन में जाएगा, तो वो कहां पर जाएगा? किसी रोबोट सिस्टम में, जिसको हम बोलेंगे क्लाउड, क्लाउड पे जाएगा। तो जो हमारा क्लाउड का सिस्टम होगा वो भी इसी तरीके का सिस्टम हो जाएगा। वहां पर हमारे पास क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, टूल्स है, डिपेंडेंसी है, फिर ये कोड बेस हम लाएंगे। जब हम क्लाउड के ऊपर कोड बेस लाएंगे तो प्रॉब्लम क्या आएगी? कोड बेस क्या प्रॉब्लम आएगी? मॉसिन को बुलाना पड़ेगा क्योंकि कोड जब भी चलाते थे विश्वास था, तो मॉसिन आता था वो चेक कर लेता था। क्यों? क्योंकि कोड में माइनस की ताकि वो फिर मैनुअल एफर्ट्स के लिए हो जाती थी और फिर भी चलता। अब मुझे ये बताइए, क्लाउड पे हमने बिलाल और मॉसिन तक तो बात सही थी कि मॉसिन को कॉल करते थे, वो आगे थे और कुछ चला। क्लाउड के केस में जाओ, अब यहाँ पर एक चीज होती है, मुझे बताया सर्वर के ऊपर जब हमारी टेक्निक चल रही है कहीं पर, तो उसमें हार्डवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, टूल्स एंड डिपेंडेंसी है, कोड बेस है। इसके अलावा एक और चीज क्या है? क्या है कुछ बताएं? ये तो ये सब चीज, ये तो हार्डवेयर हो गया ना, हार्डवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, टूल्स हो गया, कोड बेस हो गया। इसके ऊपर क्या है और क्या हो सकता है एडिशनल? इसके ऊपर क्या लेयर होती है? थोड़ी देर पहले आपको मैंने बताया, जब ये हमारा फंक्शन कॉल हुआ था तो बैकग्राउंड में क्या मीटिंग हुई? क्या हुआ था? हार्डवेयर लेवल स्टैक ओपन हुआ था। अगर 10 लोगों ने फंक्शन कॉल करा, कितने स्टैक ओपन हुए? 10 स्टैक ओपन है। जितने लोग आएंगे इसके अलग लोगों, सपोज करें मेरे पास यहाँ पे 16 MB है और स्टैक मतलब हो गया मेमोरी, हमने बना दिया यहाँ पर सेशन, मतलब सेशन हो गया, मेमोरी मतलब सेशन हो गया। ये जो सेशन यहाँ पर आ रहा है, जितने यूजर होंगे उतने सेशन होंगे, एक ही सेशन होगा? जितने यूजर उतना सेशन, उतना स्टैक ओपन होगा। तो सपोज करें हमारे हार्डवेयर की बात, हमारे हार्डवेयर के पास 16 MB है, 4 MB में हार्डवेयर के अपने काम भी रहते हैं, हर एक सेशन 1 MB रैम लेता है। टोटल कितने सेशन हमारे सर्वर के साथ? 12। अगर 12 से ज्यादा हो तो क्या होगा? तो हमारे पास एक वर्ड आएगा स्केलेबिलिटी या स्केल। क्या वर्ड आएगा? स्केल क्या होता है? बढ़ाना या कम करना। अब हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास 16 लोग आ गए, दो ऑप्शन, एक ऑप्शन है वर्टिकल स्केलिंग। वर्टिकल स्केलिंग मतलब सेम हार्डवेयर में 12 MB रैम है, 16 MB रैम है, 16 इन 32 कर दिया, बढ़ा लेंगे, जिसको बोलेंगे वर्टिकल स्केल, सिस्टम को स्केल करना। एक होता है हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग का मतलब क्या होता है? बिल्कुल एज इट इज ऐसा ही एक और सिस्टम बराबर में है। अब हमें क्या करना पड़ेगा? 12 लोग आए, फुल हो गया, 12 लोगों के आने से ये फुल हो गया। अब बाकी लोगों को हम क्या लेना पड़ेगा? जब ये फुल हो जाएगा हमें एक और सेम तरह का सर्वर बनाना पड़ेगा, हम यहाँ भेजना पड़ेगा। अब मुझे ये बताएं इस वाले सर्वर में हुआ क्या था? 12 लोग आ गए थे, फुल हो गया। फुल मतलब अगर दूसरा सर्वर नहीं हुआ तो क्या होता है? यूजर के साथ आगे नहीं आने वाले, वेट करना पड़ता, मतलब आता ही नहीं यूजर, फ्रॉड हो जाता मतलब। लेकिन वो नहीं बात, कोई ना कोई मसाइल शुरू हो जाते। फॉल बैक ने हमें क्या सिखाया था? फॉल बैक का रूल क्या था? अच्छा, फॉल्ट टॉलरेंस और रोबोट साथ में क्या रूल था? फॉल्ट टॉलरेंस का मतलब प्रॉब्लम आएगी लेकिन यूजर को नहीं पता। हमने क्या करा, ये फुल हो गया, यूजर को क्या मिलते हैं यहाँ पर? यूजर को पता लगा कि बैकग्राउंड पे सर्वर चेंज हो गया, इन पास से लेना देना यूजर की हाइट मास्क के लिए। ये फॉल्ट टॉलरेंस। हमने क्या फॉल्ट टॉलरेंस को अचीव हमने कैसे करा? स्केलेबिलिटी के थ्रू। हमने एक ही सर्वर के या तो वर्टिकल स्केल कर दिया या तो हमने हॉरिजॉन्टल स्केल कर। वर्टिकल स्केल तो अलग चीज हो गई, हॉरिजॉन्टल स्केल मतलब जैसे एक और बना जैसे एक्टिव। और हमने यहाँ क्या करा, यहाँ पे जब हमारे यूजर आया तो यूजर को हमने किस तरीके से ड्राइव करा? हमने एक बनाया लोड बैलेंसर। लोड बैलेंसर का काम क्या था? लोड बैलेंसर का काम था ये देखना कि किसके पास यूजर को भेजना है, कहाँ पर यूजर जा रहा है।
मतलब यूजर ने किसको यूजर ने रिक्वेस्ट करी, यूजर साइड लोड बैलेंसर के पास, लोड बैलेंसर देख रहा है कि भाई यहाँ भेजना है, ये फुल हो गया तो क्या भेजूं, सेकंड वाले पे भेजूं, ये फुल हो गया तो थर्ड वाले पे भेजूं। यूजर की ये चीज हाइड है या यूजर की नहीं शो, यूजर को पता नहीं था, ये मैं फॉल्ट कर दूंगा। ये हमने लोड बैलेंसर लगाया और एक ही सर्वर के मल्टीपल सर्वर बना दिए। ये जो हमने एक ही सर्वर के मल्टीपल सर्वर बनाए हैं रेप्लिकेशन, क्या है मतलब रेप्लिकेशन मतलब रेप्लिका, रेप्लिका हम बोलते हैं एक ही जैसी दूसरी कॉपी बना, उसी की जैसी तीसरी कॉपी बना, उसी की जैसी चौथी कॉपी बना। और ये जो हमने रेप्लिकेशन में अचीव कर रहे हैं इसको हम बोलेंगे हाई अवेलेबिलिटी। क्या बोलेंगे, हाई अवेलेबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या आता है कि एक ही चीज के आपके पास ज्यादा है, क्लास में 3 टीचर है, हाई अवेलेबिलिटी, एक टीचर बीमार हो जाए, टीचर मसला हो जाए तो एक टीचर भी आए, मतलब अवेलेबिलिटी हाई, हाई अवेलेबिलिटी में मिनिमम 3 होता है, 2 नहीं हो सकते, 2 को ऐसे काउंट नहीं कर सकते ना हाई अवेलेबिलिटी, 3 को तो कर भी सकते हैं। होता क्या समटाइम 2 लोग नहीं आ रहे, वो तो क्या है, तो हाई अवेलेबिलिटी ने किस चीज को पावर दी, फॉल्ट टॉलरेंस को क्यों पावर दी, क्योंकि यूजर जब आया तो उसमें क्या हो, लोड बैलेंसर ने देखा यहाँ फुल हो गया, यहाँ भाई यहाँ फुल हो गया, यहाँ फुल हो गया। लेकिन मुझे ये बताएं अभी भी एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर क्या प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। फिर जब भी हम कोड बेस चलाते थे क्या आता था, कोड बेस में एरर क्यों आता था, क्योंकि यार टूल डिपेंडेंसी या ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पे कोई चीज आगे पीछे करनी होती थी, हम किसको बुलाते थे, बार बार मॉसिन को बुलाते थे, वो सही करता था। अब क्लाउड पे जब हमने एक सर्वर बनाया, हमने किसको बुलाया था, मॉसिन को। क्यों बुलाया था, कोड बेस में जब भी चला मसला आ जाता था। अब हमने जैसी रेप्लिकेशन बनाना शुरू कर दूसरा, तो किसको बुलाना पड़ा, तो यहाँ किसको बुलाना पड़ा, बार बार हमने सेम बंदे को बुलाना पड़ा, सेम प्रॉब्लम को बार बार रिपीट करना। अब प्रॉब्लम क्या है, लोड बैलेंसर का काम तो फॉल्ट टॉलरेंस, मतलब ये तो आर्किटेक्चर हमारा फॉलो कर रहा है, फॉल्ट टॉलरेंस अप्रोच को फॉलो कर रहा है। फॉल्ट टॉलरेंस मतलब यूजर से हाइड करना है, मॉसिन बुलाने में टाइम लगेगा, मतलब कोई ह्यूमन को आने में टाइम लगेगा, कोई मैनुअल चीज करने में टाइम लगेगा, तो लोड बैलेंसर के पास तो सर्वर हो गए ना दूसरा ना तीसरा। ये तो जब हमें पता लगेगा लोग फुल हो गए तो हम अगली बार के नहीं बना के रखेंगे, उस टाइम से हो गई। तो ये जो स्केलिंगबिलिटी है इसको हमें क्या करना है, ऑटो रखना है, इसको हम बोलेंगे ऑटो स्केलिंग, मतलब स्केलिंग खुद हो। क्या बोलेंगे हम, ऑटो स्केलिंग मतलब स्केलिंग जो है खुद हो, खुद 1 से 2 2 से 3 इसका फिर प्रोग्राम लिखा हो जो खुद ही से एप्लीकेशंस क्रिएट करे, रेप्लिका बनाए। लेकिन अब आप एक सवाल करेंगे, आप बोलेंगे काम करो ना, क्यों इतनी मेहनत की जरूरत है और हर बार मशीन भाई को बुलाने की जरूरत है, एक काम करो आप क्या करो, आप एक ही साथ 3 सर्वर बना दो, एक ही बार मौसम को बुलाओ 3 सर्वर बनाओ, ठीक है। क्या ये सही तरीका है, कितने लोग कह रहे हैं ये सही तरीका, कितने लोग कह रहे हैं नहीं ये गलत तरीका, रीजन है सर्वर क्योंकि जो हार्डवेयर है इसकी एक कॉस्ट है, इसकी एक एनर्जी है, इलेक्ट्रिसिटी यूज करना है, इसकी मेंटेनेंस है। तो अगर मेरे पास टोटल लोग 2 हैं, एक सर्वर में कैपेसिटी 12 की है, तो मैं क्यों 3 सर्वर लगाऊं, क्यों एक्स्ट्रा कॉस्ट कंपनी को दूं, लोग ही 2 हैं, मुझे 3 सर्वर की जरूरत जब पड़े, जब मेरे पास एटलीस्ट इतने लोग हो तो एटलीस्ट 3 सर्वर में चाहिए, या एटलीस्ट 2 सर्वर के बराबर हो, फिर मैं एक कंडीशन रखा हो तो समझ में आता। अगर लोग ही 2 हो तो 3 तो समझ नहीं आता, तो इसलिए स्केलिंग मुझे ऑटो रखनी पड़ेगी। जब मेरे पास 30 लोग आए या 40 लोग आए तो मैंने 3 सर्वर रखे, जब मेरे पास 2 लोग आए तो मैंने 2 सर्वर को बंद भी करना है, ये 2 सर्वर को खत्म भी करना है, डिलीट करना है। अभी बस एक मिनट आपको याद है ना, वो ओपन करना है। क्या हमें करना है, 2 सर्वर जो है, समझ में आ गया हमारे पास क्या है, मुझे लेयर्स बताया कि मैंने सर्वर आपके सामने ओपन कर दिया, लेयर्स करने हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, टूल्स एंड डिपेंडेंसी, कोड बेस, सेशन। और मैंने क्या करा, जब मैंने दूसरी कॉपी बनाई तो सेशन तो वो है जो यूजर की रिक्वेस्ट आ रही है, यूजर की रिक्वेस्ट सर्वर पर आ रही है, वो सेशन जितनी रिक्वेस्ट उतना। तो मैंने क्या क्या चीजों की कॉपी करनी है, कोड बेस की तो कॉपी होगी है, टूल्स एंड डिपेंडेंसी भी चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम भी चाहिए, और हार्डवेयर तो सिमिलर कहीं से आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये स्केलिंग हम कर रहे हैं, ये ऑटो होना चाहिए, लेकिन ऑटो स्केलिंग करने के लिए प्रॉब्लम क्या है, ह्यूमन इंटरवेंशन की, मैनुअल हमें कुछ काम करना है। मैनुअल काम में क्या होता है, कोई ना कोई चीज हमें लिख करना है,
वल्नरेबिलिटीज भेज जाती है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? इसका बड़ा सिंपल सोल्यूशन। अब इसमें क्या हो रहा है? फॉल्ट टॉलरेंस अचीव हो रही है अभी नहीं हो रही? फॉल्ट टॉलरेंस अभी अचीव होना बहुत कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि जैसे हम रेप्लिकेशन बनाते हैं तो हमारे बहुत सी जरूरत पड़ जाती है। तो ये हमारे लिए भी कॉम्प्लेक्स है फॉल्ट टॉलरेंस को अचीव करना। अब हम आगे आते हैं। हम बोलते हैं एक काम करते हैं, एक लेयर बनाते हैं, वाली पूरी लेयर को कॉपी यहाँ से कॉपी कर लेगा। ये जो हार्डवेयर है, चले अपनी जगह हार्डवेयर है, सेक्शन को भी डाल देते हैं, हम सिर्फ कोड की बात करें। ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए हमें, टूल एंड डिपेंडेंसी चाहिए, कोड बेस चाहिए, यही तीनों चीजें चाहिए टोटल। यही तीनों में कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है, इसके अलावा तो कुछ नहीं। आप ये देखिए कि हमारे पास पाकिस्तान में सपोज करें दरख्त उगते हैं, जो पाकिस्तान के नेटिव दरख्त तो पाकिस्तान में उगते हैं, वो हमारी जमीन के हिसाब से सेट होते हैं, जमीन उसके हिसाब से फर्टिलाइज है, वो वहां पे ग्रो कर रहे होते हैं, हमारी वेदर एनवायरनमेंट के हिसाब से सही होते हैं, ऐसे ही होता है। लेकिन अगर हम कोई दरख्त अमेरिका से इंपोर्ट करें, वो पाकिस्तान में है, यहाँ की जमीन पे लगा, क्या लाजमी 100% गारंटी है सेम जैसे वहां ग्रो कर रहा था वैसे यहाँ ग्रो करेगा? हो सकता है उसको वैसा एनवायरनमेंट ना मिले और उसको एनवायरनमेंट देने के लिए हमें कुछ एफर्ट्स करनी पड़े। यही काम आपके कोड बेस के साथ होता था, क्योंकि कोड बेस बना किसी कंप्यूटर में था, मोहसिन भाई के, तो उनके कंप्यूटर के हिसाब से सब चीजें सही थी, लेकिन जैसे किसी और के पास जाता था वहां से शुरू करता, फिर उनको भी चीजें उसके हिसाब से सेट करनी पड़ती। हो सकता है टूल्स एंड डिपेंडेंसी डॉक्यूमेंट ना हो, क्या टूल चाहिए क्या डिपेंडेंसी चाहिए क्या मुझे पता ही ना हो, कहते लिखी भी ना हो, तो हर बार सेम मिस्टेक बार बार। तो हमने सोल्यूशन के लिए हम एक काम करते हैं, जब अमेरिका की जमीन से दरख्त ला देते हैं तो सर उसकी मिट्टी भी ले आते हैं, वहां पे जो हवा का एनवायरनमेंट और चीजें हैं उसको भी वहां से नोट करके लेके आ जाते हैं, यहाँ पर सेम एनवायरनमेंट को देते, तो शायद इशू नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं अगर नेटिव दरख्त नेटिव जमीन पर है तो सही है, लेकिन वो अगर जैसे अपनी नॉन नेटिव जगह पे जा रहा है तो वहां पर प्रॉब्लम है, इसलिए हमारे कोड बेस द्वारा नॉन नेटिव पे जा रहा है, तो इसीलिए प्रॉब्लम आ रही है। तो ये तो कोड बेस है, नेटिव किसका है? मौसम भाई के लैपटॉप का, बाकी जगहों का नेटिव नहीं है। तो हमने क्या करा, हमने एक स्ट्रेटजी फॉलो की। उस स्ट्रेटजी में क्या करा, हमने कहा कोड बेस के अलावा टूल्स एंड डिपेंडेंसी और ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा नहीं है, बल्कि ऑपरेटिंग सिस्टम का कटिंग एज पार्ट मतलब जितनी जरूरत है, लिमिटेड। ये तीन चीजें हमारी लिए इंपॉर्टेंट है। हम क्या करते हैं, तीनों चीजों को एक ही एंटिटी में बंद करते हैं। जिस तरीके से मैं मोबाइल से अपनी पिक क्लिक करता हूँ आप लोगों को, तो मेरी इमेज में क्या है, आप सब लोग आए, पीछे बैठे मैं आगे बैठे मैं, सारे लेयर्स आगे पूरा मार किया है, ऐसा ही होगा। तो मैंने क्या करा, मैंने इस एनवायरनमेंट को, इस लेयर्स को बर्न कर दिया किसमें, एक इमेज में। तो इमेज का मतलब सिर्फ फोटो नहीं होता, फाइल्स भी इमेज बनती है। फाइल की इमेज कैसे बनती है, सारा डेटा बर्न कर दो एक सिंगल में। तो हमने क्या करा, अपने कोड बेस टूल्स एंड डिपेंडेंसी ऑपरेटिंग सिस्टम किसमें बंद कर दिया, सिंगल इमेज में। और ये इमेज हमारे पास क्या है, ये कोई चलता हुआ कंटेनर है या ये सिर्फ एक डेटा है? ये एक सिर्फ डेटा है, ये स्पेसिफिकेशन था, ये चल नहीं रहा है, क्यों जाएगा इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम भी पाल है, टूल्स एंड डिपेंडेंसी कोड बेस चल थोड़ी रहेगी, तो सिर्फ एक डेटा है, जिसमें कोड बेस डेटा का कोड था इतना ही डेटा। हमने अपने सिस्टम को दो चीजों में ब्रेक करा, एक हमने बनाया इमेज स्पेक, दूसरा हमने बनाया रन टाइम स्पेक। रिपीट बताया मैंने क्या बताया, इमेज मतलब डेटा, रन टाइम स्पेक मतलब चलता हुआ सिस्टम। अभी हमने इमेज बना ली, इमेज का कुछ नाम रखते हैं, नाम हमने रखा भाई, ये हमने बनाई थी, सपोज करें चेकआउट की, नाम रखा 1.0.0। फिर हमने क्या करा, हमने यहाँ से पहले हमारे ये सर्वर होता था, अब इस सर्वर में हमने ऑपरेटिंग सिस्टम, टूल्स एंड कोड बेस मिलाया, और इन तीनों की जगह क्या चीज आ गई, एक सिंगल इमेज आ गई। इमेज का नाम क्या, चेकआउट, वर्जन 1.0.0। ये जो अभी हमने बनाया है, ये आपको नजर आ रहा है, ये हमारे पास एक कंटेनर है, क्या है ये हमारे पास कंटेनर है। ये कंटेनर किसकी मदद से बना, इमेज की मदद। अब इस कंटेनर में क्या है, हमारा वर्चुअल हार्डवेयर जो कंटेनर में बना है, हमारा यूजर का सेशन जो यूजर चलाएंगे, और क्या है हमारी इमेज। अब ये जो इमेज है ये है इम्यूटेबल, क्या है ये इम्यूटेबल, क्या है इमेज
मतलब इसको एडिट नहीं किया जा सकता, चेंज नहीं किया जा सकता, ये जैसे भी है वैसे ही है। अगर आप कोड में कोई चेंज करते हैं तो आपने दोबारा दूसरी इमेज बनानी है। जितनी बार आप अपडेट करेंगे आपने हर बार इमेज बनानी पड़ेगी, आपने चेंज नहीं कर सकते। इमेज की ये ब्यूटी है। इसका फायदा क्या हुआ, हमने एक कंटेनर बनाया, किससे बनाया, इमेज से। फ्यूचर में हमें जरूरत पड़ी एप्लीकेशन की, हमने क्या करा, एक और कंटेनर बना दिया, सेम इमेज करके एक और कंटेनर बना दिया, सेम इमेज करके। अब हमें जरूरत पड़ी किसी इमेज मैनिपुलेशन को, अब हमें मौसम की जरूरत पड़ेगी। ये तो इमेज है, नेटिव इमेज है, मतलब इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम टूल डिपेंडेंसी कोड सब कुछ है, जहां पर भी जाएगी नेटिव कोड। तो जब हम इसको किसी ऑनलाइन एनवायरनमेंट पे जाएंगे, क्लाउड पे लेके जाएंगे, तो क्लाउड के हिसाब से क्या है, तो ये क्लाउड नेटिव कोड। क्लाउड नेटिव स्क्रीनिंग क्या होता है, क्लाउड नेटिव का टूल है, ये सीएमसी है। ये क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग फाउंडेशन है, ये क्या करती है, क्लाउड नेटिव के सारे स्टैंडर्ड बनाती है, उनमें वही स्टैंडर्ड हम फॉलो करते हैं। वो स्टैंडर्ड क्या है कि आप नेटिव टूल्स को यूज करें, नेटिव अप्रोच को यूज करें, अपनी एप्लीकेशन को नेटिव तरीके से बिल्ड करें, डेवलप करें, ताकि आपकी एप्लीकेशन जब किसी क्लाउड या सर्वर पर जाए तो वहां के हिसाब से नया ना हो, नॉन नेटिव ना हो, नेटिव। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लाउड, तो क्लाउड नेटिव से बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। ये इनमें से एक प्रोडक्ट को बने जिसको बना हमने एफर्ट्स करना है। इसमें यूज होती है एंटरप्राइज। तो ये हमारा सारा कॉन्सेप्ट है किसका, क्लाउड नेटिव का। अब ये जब एक डायग्राम देखते ये चीज अभी फिलहाल किस टूल की मदद से अचीव होगी, इमेज स्पेक और कंटीन्यूअस स्पेक, मतलब इमेज स्पेक और रन टाइम स्पेक ये अचीव होंगे। क्या नाम है टूल का, क्या नाम है, डॉकर। डॉकर हमें कैपेबिलिटी देगा कि हम इससे इमेज बनाएं, इमेज बना हमने अपने कोड बेस की इमेज बनाओ, और डॉकर हमें कैपेबिलिटी देगा कि हमें बनी बनाई इमेज से कंटेनर चलाओ। तो मेरे पास दो ऑप्शन होंगे, या तो इमेज मैं खुद बनाऊंगा या मैं किसी की बनी बनाई यूज करूं। दोनों केस में कंटेनर चलाने के लिए इमेज चाहिए, मर्जी में आप खुद बनाओ बनी बनाई। तो ये प्लेटफॉर्म है डॉकर हब का। इस डॉकर हब के प्लेटफॉर्म पे आपको कुछ इमेजेस, जिस तरह हमारे पास npm बेस के ऊपर npm की लाइब्रेरी होती है, पाई के ऊपर पाइथन की लाइब्रेरी होती है, इस तरह डॉकर हब के ऊपर डॉकर की लाइब्रेरी। यहाँ पे मैंने हेलो वर्ल्ड सर्च करा, देखें हेलो वर्ल्ड की इमेज है, ये इमेज है हेलो वर्ल्ड। इसको चलाने का तरीका क्या है, नीचे हम आते हैं, नीचे पर कमांड लिखिए, ये क्या कमांड है, डॉकर रन हेलो वर्ल्ड। जब मैं अपने टर्मिनल पर आऊंगा तो सबसे पहले जो कमांड नॉर्मल फर्स्ट टाइम में चलाता हूँ मैं डॉकर बटन चलाऊंगा। इससे मुझे ये पता लगेगा डॉकर चल रहा है, डॉकर का क्लाइंट अलग है, सर्वर अलग है, डॉकर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को फॉलो करता है। अब मैं चलाऊंगा कमांड डॉकर रन। डॉकर का मतलब यूटिलिटी जो इंस्टॉल करी है, रन मतलब कंटेनर चलाओ, हेलो वर्ल्ड मतलब जो डॉकर हब के ऊपर हेलो वर्ल्ड की इमेज है, तो ये हेलो वर्ल्ड क्या है, इमेज का नाम। हमारे पास हेलो वर्ल्ड क्या है, डॉकर रन हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड क्या है हमारे पास, इमेज का नाम। तो जो भी आपकी इमेज होगी तो डॉकर हब पर रखिएगा, उसमें हम नाम देंगे। अगर आपने अपनी बनाई होगी तो आप अपनी जो भी इमेज बनाई है उसमें। जैसे मैं ये कमांड रन करूंगा, ये क्या करेगी, ये डॉकर हब से इमेज को डाउनलोड करेगी और उसको चला देगी। लेकिन इस कमांड चलने का रूल है कि पहले इमेज का नाम लोकल पे देखती है, मेरे सिस्टम में देखी। अगर मेरे सिस्टम में हुआ तो उसको चलाएगी, नहीं हुआ तो डॉकर हब पे जाएगी। इन केस पहले से डाउनलोड हो, इन केस मैंने अपनी प्राइवेट इमेज बनाई डॉकर हब पे नहीं रखी, तो इसीलिए पहले लोकल पे चेक करती है। डॉकर की आपको सारी जो चीजें हैं वो यहाँ पे रेपो में मिल जाएंगी। मैं github.com/terminal पे जाऊँ, मेरी एक बहुत पुरानी रेपो बन है CNC डॉकर के नाम से। इसमें कोई 7 ईयर्स हमको कंटेंट रखा हुआ है, इसमें मैंने काफी डॉकर इमेजेस बनाने की इमेज है डॉकर फाइल रखने वाली है, तो इसी को मैंने अपडेट करा है। इसमें एक हैंड्स ऑन कमांड जर्नी के नाम से फाइल है, इसमें डॉकर की सारी कमांड्स हैं। तो आप लोग जब आज की क्लास की बात कर रहे हैं होने के बाद घर जाएंगे तो आप एटलीस्ट डॉकर की जो डॉकर बटन की कमांड होगी, इमेजेस मतलब डॉकर की इमेजेस को लिस्ट डाउन करना है कि कौन कितनी इमेजेस हैं। अगर मैं चलाऊंगा तो मेरे पास अपनी इमेजेस हैं क्योंकि मेरे पास पहले से रखी है, आपकी केस में 0 आ जाएगी, ये सारी इमेजेस आ रही। इमेज को पुल करो, मतलब इमेज को डायरेक्ट डाउनलोड करो, डॉकर RMI इमेज को रिमूव करो। जब आप इमेज डाउनलोड करोगे डॉकर इमेजेस की कमांड से आप देख सकते हो कौन कौन सी इमेज है, उस इमेज का नाम ID सब चीजें आ जाती हैं। तो डॉकर RMI करके आप इमेज की ID बता के इमेज को डिलीट करवा सकते हो, इमेज को प्रोन कर सकते हो।
फ्रॉम मतलब क्या होता है? हाउसकीपिंग। हाउसकीपिंग मतलब जो ना यूज होने वाली, समटाइम क्या होता है 1000 यूनिट डाउनलोड, कौन सी इस्तेमाल हो रही है कौन सी नहीं पता ही नहीं। फ्रॉम की कमांड से क्या होगा, जो किसी काम की इस्तेमाल नहीं होगी वो डिलीट कर दे, हाउसकीपिंग कर दे। इसी तरह कंटेनर अलग है, कंटेनर की पीएचपी कमांड में क्या करेंगे, कंटेनर शो करेंगे। कंटेनर की दो स्टेट होती है, या तो वो रनिंग है या तो वो शट डाउन है, मतलब एग्जिट है। तो डॉकर पीएस दिखाएगा रनिंग वाले, और डॉकर पीएस माना ये दिखाएगा स्टार है, चाहे वो एग्जिट हो या शट डाउन। डॉकर रन हेलो वर्ल्ड अभी हमने देखी, इस डॉकर रन के दरमियान में हम मजीद एडिशनल चीजें लिख सकते हैं। ये मैच का नाम है, ये मजीद एडिशनल चीजें, तो ये आप सब चीजें को ट्राई करेंगे प्रैक्टिस के लिए, और जब आप नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो अपनी प्रैक्टिस होगी। साथ साथ हम एक और काम करेंगे, हमने एक डॉकर फाइल में, ये डॉकर फाइल की जरूरत हमें कब पड़ती है, जब हमें इमेज अपनी बनानी है। लेकिन इसके लिए आपको कोई प्रोजेक्ट चाहिए होगा पाइथन के पास लिखे, सर आपके पास प्रोजेक्ट अभी है? अच्छा, अभी सर अली प्रोजेक्ट, सर अली ने आपने मेहनत करके प्रोजेक्ट बनाया है, तो अभी वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सर अली आपको दिखा रहे हैं, वो पहले नहीं आया, मैं एक बार कर लूँगा। वो प्रोजेक्ट आपने डॉकर की जो फाइल है, इसकी मदद से उस डॉकर उस प्रोजेक्ट की इमेज बनानी है, फिर उसका कंटेनर चलाना। वो प्रोजेक्ट क्या है, जो चीजें आपको पढ़ना ही ना वही चीजें एक प्रोजेक्ट में डाल के प्रोजेक्ट, ताकि आपकी आसानी हो, वरना आपने बना है। तो ये आपका असाइनमेंट होगा, ये सारा डॉक्यूमेंट, ताकि नेक्स्ट क्लास में आप आने चाहिए होगी प्रोजेक्ट। अभी जो हमने ये पूरा आर्किटेक्चर पढ़ा है, वो चीजें पढ़ी हैं, तो हमने क्या पढ़ा था लास्ट में? दो टॉपिक थे, क्या थे? फॉल्ट टॉलरेंस एंड रेजिलियंस। एक चीज याद रखना है, जो फॉल्ट टॉलरेंस है, जो हमारे पास एप्लीकेशन हो गई लोड बैलेंसिंग हो, अगर रेजिलियंस ना हो तो फॉल्ट टॉलरेंस किसी काम का नहीं। क्यों? लोड बैलेंसर यहाँ पर एकदम भेजता रहे, और यहाँ पर लग जाए आप सपोज करें मार्की के बाद कोई गार्ड हो, तो मार्की में लोगों को स्टूडेंट को भेजता है, 3 मार्कियां बनाई, एक फुल हो गई, दूसरी में भेजता है, दूसरी में तीसरी, किसी मार्की के अंदर तो मसला होगा। तो पोर्टल्स को तो नहीं पता, पोर्टल्स को लोड बैलेंसर के थ्रू रिक्वेस्ट भेजना, वो तो भेजता रहेगा जब तक फुल नहीं हो, तो बस ये देखेगा फुल हो गया नहीं, ये देखेगा ना। तो फॉल्ट टॉलरेंस अगर नहीं हो तो सॉरी रेजिलियंस अगर ना हो तो फॉल्ट टॉलरेंस किसी काम की नहीं हो। रेजिलियंस मतलब मार्की के अंदर का एनवायरनमेंट मेंटेन करेगी, शटडाउन ब्रेक करेगी। शटडाउन क्या करेगी? सर्किट ब्रेक करेगी। मैं मार्की में आग लग गई तो मसला हो गया, एक्सप्लोजन हो गया, मार्की को बंद कर, मार्की के बाहर लिखा वाला फल में मार्की बंद है, तो क्या होगा? लोड बैलेंसर नए लॉग नहीं भेजेगा। तो रेजिलियंस और फॉल्ट टॉलरेंस दोनों मिलके चलते। तो ये हमारा आर्किटेक्चर था। सर आप आए प्रोजेक्ट का बताएं। इमेज का मतलब क्या होता है? आपके कोड की तस्वीर, सही। और आपके इमेज का क्या मतलब? डॉकर में हर चीज किससे शुरू होगी? इमेज से। किससे शुरू होगी? इमेज से, तस्वीर से। अब अमीन भाई ने अभी एक सेंटेंस बोला, हमारे पास 2 किस्म की इमेज होती है, एक जो डॉकर ने हमें दी हुई होती है, और अमीन भाई ने अभी आपको डॉकर रन हेलो वर्ल्ड भी करा, सही है। तो वो क्या थी? डॉकर की तरफ से दी हुई आपकी एक इमेज थी। एक इमेज वो होती है जो आप खुद अपने प्रोजेक्ट की करते हैं। अब जाहिर सी बात है, अगर आपका प्रोजेक्ट है तो उसकी इमेज तो डॉकर के पास नहीं होगी, वो तो हमें क्रिएट करनी पड़ेगी। इमेज का मतलब क्या होता है? तस्वीर, एक स्नैपशॉट। जैसे अमीन मैंने कहा कि भाई इमेज में होता है डाटा, तो इमेज में होता है डाटा। आपने क्या करना है? सिंपली मेरा ये प्रोजेक्ट लॉन्च करना है, मैं इस प्रोजेक्ट को व्हाट्सएप कम्युनिटी में जाके आपको इसका गिटअप दे दूंगा, गिटअप का यूआरएल। आपने क्या करना है? सिंपल, वो ऊपर कॉर्नर में कोड का बटन दिख रहा है ग्रीन कलर का, उस पर क्लिक करना है और इसको करना है क्लोन। क्लोन का मतलब क्या होता है? कॉपी। ऑफ कोर्स सबको पता है, हम सब करते भी हैं। कॉपी कर लिया, उसको कॉपी करके हमारी अपनी मशीन में आ गया, सही है। नंबर 1, आपने क्या करना है? मैं इसको शेयर करूंगा आपके साथ, आपने इसको क्लोन करना है अपनी लैपटॉप में। अपने लैपटॉप में जब क्लोन कर लिया, टास्क 1 आपका कंप्लीट हो गया। फिर आपको आना है सर अमीन की रेपो में, और सर अमीन की रेपो में आके शेयर है ना, हाँ, यहाँ पे अमीन भाई ने डिटेल में हर चीज आसान लफ्जों में लिखी हुई, कौन सी कमांड क्या करती है, ये वो वगैरह। आपको नहीं आता ऑफ कोर्स चैट जीपीटी सबके कंप्यूटर में टर्मिनल में जाके पूछ लीजिए।
अगर आपको ये भी समझ नहीं आ रहा, जाहिर सी बात है, कंटेनर है ना, क्लाउड है ना, हर चीज न्यू है आपके लिए, आपको पता ही नहीं कि मुझे कहां से चीजें कॉपी करनी है, तो ये काम भी आप अपने कोडिंग एजेंट क्लाउड कोड कोइन से करा सकते हैं। आपने अमीन भाई की भी रेपो को क्लोन कर लेना। आपने कितनी रेपो क्लोन की? एक मेरी और एक सर अमीन की। मेरी रेपो में आपको डॉकर इमेज बनानी है, सही है। अब सर अमीन की रेपो में आप आएंगे, या तो आप खुद से यहाँ पे देख लें कि भाई अपनी इमेज बनाने के लिए कहां से शुरू होगा, जो कि ये रहा। अमीन भाई ने साफ साफ हेडिंग्स में लिखा हुआ है, यही से ना अमीन भाई, डॉकर फाइल एग्जांपल फास्ट एपीआई प्लस यूवी। फास्ट एपीआई हम यूज कर रहे हैं, यूवी एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर हम यूज कर रहे हैं। यहां पे आपने क्या करना है, इस डॉकर फाइल को, नॉट कि भाई कॉपी किया पेस्ट किया, चल रहा है चलिए, नहीं चल रहा है नहीं चल रहा, आपने इसको क्या करना है, सुकून से आके इसको देखना है और अपने प्रोजेक्ट की, जो आपने मेरा प्रोजेक्ट क्लोन किया था, उसकी आपने क्या बनानी है, एक इमेज बनानी है। क्या बनानी है? इमेज यानी तस्वीर, एक स्नैपशॉट बनाना है। तो अभी आपने कितने काम किए? 2। सबसे पहले मेरी रेपो को क्लोन किया। मेरी रेपो को क्लोन करने के बाद आपने सर अमीन की रेपो को क्लोन किया, ऑप्शनल है, या पे डायरेक्ट यहीं पे आके कॉपी कर ली चीज, डॉकर इमेज, इसको कहते हैं डॉकर फाइल। आपने इस फाइल को कॉपी किया और कहां पे पेस्ट करेंगे? अमीन भाई के प्रोजेक्ट में, मेरे प्रोजेक्ट में, मेरे प्रोजेक्ट में आपने आके इसको पेस्ट कर दिया। सिंपल 2 काम, इमेज बन गई। इमेज क्या होता है? दर हकीकत में इमेज से मैं बात कर सकता हूं, यस और नो, सोच के बताओ। नहीं, इमेज इज लाइक ब्लूप्रिंट। अच्छा, इमेज और कंटेनर का यहां पे वही रिलेशन है जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्लास और ऑब्जेक्ट का था। क्लास ब्लूप्रिंट होता है, इमेज भी क्या होती है? ब्लूप्रिंट होती है। यानी दर हकीकत में दोनों की एग्जिस्टेंस सिर्फ तसल्ली के लिए है, तो तसल्ली के लिए नहीं, एक एग्जिस्टिंग एक चीज हम आगे जाके क्रिएट कर सकते हैं। अगर मेरे पास एक क्लास है, ऑफ कोर्स वो एक ब्लूप्रिंट है, एक किसी भी चीज का नक्शा है, वो दर हकीकत में कोई भी चीज नहीं है। जैसे एक रेसिपी बुक, अगर उसमें बिरयानी की तस्वीर बनी हुई है तो दर हकीकत में बिरयानी नहीं है, वो सिर्फ क्या है, एक क्लास है। अगर इसी चीज को हम डॉकर की जबान में बोले तो ये चीज क्या है, एक इमेज है। क्लास को दर हकीकत में जान फूंकने के लिए, उसमें उसको दर हकीकत में एग्जिस्टेंस देने के लिए हम क्या करते हैं, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। क्या करते हैं? क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है। इसी तरह इमेज होता है एक ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट को दर हकीकत, यानी इमेज को दर हकीकत में हमें चलाने के लिए, उसमें जान फूंकने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? इमेज का कंटेनर बनता है। इमेज का क्या बनता है? कंटेनर बनता है। जैसे क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है, इमेज का कंटेनर बनता है। तो वो कंटेनर की कमांड्स भी यहां पे लिखी हुई है। सबसे पहले आपकी कमांड, प्रोजेक्ट की इमेज बनेगी, इमेज के बाद क्या होगा, आपका कंटेनर बनेगा। अच्छा, अब इसमें आप लोगों का असाइनमेंट मिल गया, टास्क मिल गया। एक चीज आप लोगों ने याद रखनी है, आज की क्लास में जो हमने पढ़ाई करी है, आप लोगों ने मार्क करा है, कहीं लिखा है, तो आप जरूर ना इसको किसी से डिस्कस करना, या कहीं राइट डाउन करना, या इसको ब्लॉग लिख लेना, या कोई आपस में ब्रेनस्टॉर्मिंग करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने आज जो टॉपिक पढ़ा है सिस्टम डिजाइन का टॉपिक, तो ये सिस्टम को डिजाइन कैसे किया जाता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोगों को, मुझे पता है कितने लोगों को रेजिलियंस समझ में आ गया, कितने लोगों को फॉल्ट टॉलरेंस समझ में आ गया, कितने लोगों को कोरियोग्राफी समझ में आ गया, कितने लोगों को वर्क फ्लो समझ में आ गया जो हम ऑर्केस्ट्रेटर के साथ चला रहे थे, कितने लोगों को माइक्रो सर्विस और मोनोलॉजिक का डिफरेंस समझ में आ गया, कितने लोगों को बिजनेस मतलब बाउंडेड कॉन्टेक्स्ट समझ में आ गया, यूबिक्विटस लैंग्वेज जो मैंने नाम रखे थे सबके, वो कितने लोगों को समझ आ गया। ये मैंने आपको बहुत सारे टॉपिक आपको बताए, ये अभी भी स्टार्ट है, अभी हम क्लास में पढ़ते जाएंगे। लोड बैलेंसर कितने लोगों को समझ में आ गया, लोड बैलेंसर कैसे काम करता है, ठीक है। माइक्रो सर्विस को हम ब्रेक किस तरीके से करते हैं, हर माइक्रो सर्विस का डेटाबेस सेम होगा, अलग होगा, माइक्रो सर्विस का अलग होगा। अगर आप अपना स्ट्रक्चर लाए, आप बोलेंगे कि मोनोलिथिक एक माइक्रो सर्विस, एक और प्रोग्रामिंग की होती है मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स क्या होती है, एक ही प्रोजेक्ट के अंदर 3 चीजें बनाओ तो मॉड्यूल अलग अलग होता है। आप बोले अपना मॉड्यूल अलग बना लो, तो आप उसको क्या कहेंगे, मॉड्यूलर मोनोलिथिक। जब भी मैंने मॉड्यूलर पढ़ेंगे, लेकिन मॉड्यूल अलग अलग बनेंगे। अच्छा, मतलब 3 वेलोसिटी के ऊपर काम कर रहे हैं, चीजें अलग अलग। तो ये तो आप लोगों ने आज एक ही क्लास में चीजें कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, ये सारा सिस्टम डिजाइन का टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक आपकी जिंदगी में नॉर्मली आता है, 7-8 साल बाद जब आप इंडस्ट्री में ऐसे हैं, आर्किटेक्ट लेवल के डिसीजन आप कर रहे हो, तो अभी से आप लोग इसके साउंड हो।
तो होपफुली आप अगर कोई स्टार्टअप कर रहे थे, कोई बिजनेस कर रहे थे या कोई भी काम करते हैं, तो ये सारी नॉलेज के लिए प्रायर होती है। कोई भी काम बगैर आर्किटेक्ट के कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं बन सकता, बगैर सिस्टम डिजाइन के कोई भी अच्छा सॉफ्टवेयर नहीं बन सकता। कैसे बनेगा? प्लानिंग नहीं है। तो आप लोगों ने इस नॉलेज को अच्छे लेवल पे यूज करना है। मैंने खुद इससे सिस्टम डिजाइन की ट्रेनिंग ली है, पेड ट्रेनिंग ली है, जो मुझे मेरे ऑर्गेनाइजेशन की कंपनी से कराई है। तो वो काफी महंगी ट्रेनिंग है, और वो जो ट्रेनर्स आगे पढ़ाते हैं, वो ट्रेनर्स इस तरीके से पढ़ाते हैं, मुझे भी समझ नहीं आता, क्योंकि उनके पढ़ाने का तरीका अलग होता है, सेपरेट तरीके डिफरेंट। क्योंकि अच्छे अच्छे काम करने वालों को उनका तरीका समझ नहीं आता कि वो पढ़ा क्या है। तो जो टॉपिक अभी आप लोगों को एक ही क्लास में समझ में आता है, अगर मैं अपना भी बताऊं तो मुझे ये समझने के लिए कोई मार्केट में 6-7 साल काम मैंने करा, तो मुझे समझ में आया था अच्छा रेजिलियंस ऐसे अचीव होता है, सर्किट ब्रेकर यहाँ बनता है, ये चीज यहाँ बनती है, ये चीज ऐसे बनती है। वो भी ट्रेनिंग लेने के बाद तो आप लोग क्या करो, आप लोग बोलते ये तो आप जाकर ब्रेनस्टॉर्मिंग लाजिम करना, डिस्कशन लाजिम करना, वहीं आप सब भूल जाओगे। आज की क्लास में आप भूल, नेक्स्ट क्लास में आपकी डॉक्टर की बाकी लैपटॉप चीजें होंगी और आप फिर प्रोवाइड पे जाएंगे। थैंक यू सो मच।